ओके, स्टार्ट हो गया ना? यस सर। ओके सर, चलो डन। तो सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और सर जीएसटी पढ़ना है, ठीक है? तो जीएसटी में हम लोग अभी लास्ट वीक स्टार्ट किया था एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक ये है सर, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स टाइम। इसके अंदर जो टॉपिक में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना? और मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को याद होगा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया था लास्ट वीक, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन सर अभी डिटेल्स बात नहीं हुआ, सेक्शन वाइज डिस्कशन नहीं हुआ। जीएसटी लॉ है ना सर, तो जीएसटी लॉ को सेक्शन वाइज भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जीएसटी लॉ को सेक्शन वाइज आज बात करेंगे, फिर हर एक सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो सके, ठीक है? बिकॉज ये जो भी जीएसटी जैसे पेपर एकदम रियल लाइफ है सर, हाँ, डे टू डे लाइफ के साथ एकदम कनेक्टेड एक पेपर है। जीएसटी बिना गवर्नमेंट का पैर नहीं हिलता। इस बार जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है, खबर देखा आप लोगों ने? जीएसटी कलेक्शन डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। बोलो बोललाम सर, কত বললি? কথাটা কেটে গেল রে। बोललाम जे है दादा जीएसटी हाँ कलेक्शन सर, बेशी हो जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है सर गवर्नमेंट का। तो उसी मुद्दे पे मोस्ट प्रोबेबली 1.38 लाख करोड़, ऐसा कुछ, ऐसे तो 1 लाख करोड़ ही बहुत होता है। 1.38 लाख करोड़ लास्ट क्वार्टर का कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। मुझे अभी जितना स्टैटिस्टिक्स याद आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा जीएसटी कलेक्शंस का रिसेंट डेटा। ऐसे न्यूज़ भी अवेलेबल है आजकल, आजकल तो न्यूज़ भी बहुत अवेलेबल होता है। ये सब तो हम लोग आगे आगे आपको बताते रहेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं सर, ये सब क्यों बोल रहे हो? जीएसटी कलेक्शन अगर ज़्यादा हो कम हो क्या फ़र्क पड़ता है? सर फर्क ये पड़ता है कि अगर जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होता है ना, तो इसके साथ ये जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्या? टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, ठीक है? मतलब कब जीएसटी कलेक्ट करेंगे? जीएसटी कलेक्शन करने के लिए सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई अंडर जीएसटी का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, कि सप्लाई कब हो रहा है इसको कैसे समझेंगे, और सप्लाई के साथ साथ किस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को। जैसे मैं लास्ट वीक आपको थोड़ा सा समझाया था, थोड़ा सा क्यों, मतलब ओवरव्यू मिला था। और प्लेस क्या होना चाहिए, मतलब जैसे महाराष्ट्र बंगाल के ऊपर बेसिस करके आपको एग्जाम्पल भी बताया था। और वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और डिस्कशंस को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बजट चीयर फॉर गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी स्टैंड्स 1.38 लाख करोड़। दिखाई दे रहा है सर? जनवरी का जीएसटी कलेक्शन 1.38 लाख करोड़ का दिखा रहा है। इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्क्रीन शेयर है क्या? बताओ ना सर। हाँ सर। ओके सर, जस्ट लुक हियर, एकदम रिसेंट न्यूज है, फरवरी 1 तारीख का। India's goods and service tax collection January stood at 1.38 lakh crore, a growth of 15% over year ago period। मतलब सेम ईयर, मतलब सेम टाइम लास्ट ईयर में उससे 15% ग्रोथ हो गया सर। मतलब बिजनेस अच्छा हुआ, है ना? जीएसटी कलेक्शन बढ़ा मतलब क्या? सेल अच्छा हुआ, सिंपल बात है, बिजनेस अच्छा हुआ। जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन इंडिया में बढ़ रहा है, 15% ग्रोथ। जनवरी इज द फोर्थ स्टेट मंथ व्हेन जीएसटी कलेक्शन क्रॉस्ड 1.30 lakh crore। The highest monthly GST collection has been 1,39,700 crore in the month of April 2021। ठीक है, तो I hope you understand कि the finance ministry's statement said 6.7 lakh crore ई-वे बिल्स। सर ये ई-वे बिल्स की बहुत चर्चा करेंगे हम लोग आगे, ठीक है? कि ई-वे बिल्स का क्या कॉन्सेप्ट है जीएसटी के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर,
ठीक है, बिकॉज ये ई वे बिल जो बेसिकली रोड पे जब गाड़ी चलता है तो उसमें बिल बनता है। ई वे बिल आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स में, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट ही तो होता है ना सर। तो 6.7 लाख करोड़ ई वे बिल्स वेर जनरेटेड in the month of December 2021, which is 14% higher than 5.8 crore e-way bill that is November 21। मतलब नवंबर 21 में अगर 5.8 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुआ था, मतलब जब भी कोई गुड्स बेसिकली रास्ते में निकलते हैं ना गाड़ी करके ट्रक में सज धज के, ठीक है, तो ई वे बिल बहुत जरूरी होता है। और ये ई वे बिल जनरेशन जितना बढ़ेगा इतना समझ लो कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, एग्जैक्टली सर, मतलब आप समझ रहे हो ना कि बिजनेस में जितना इंप्रूवमेंट होता रहेगा, गुड्स सर्विसेज में जितना डे बाई डे इंप्रूवमेंट होता रहेगा, गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, और गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा सर, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग एकदम डे बाय डे और इम्प्रूव हो जाएंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये मेनली पर्पस है ये सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने का। तो द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट द पॉजिटिव ट्रेंड इन द रेवेन्यूज विल कंटिन्यू द कमिंग मंथ्स एज वेल। अदर इंडिकेटर्स आल्सो सजेस्टिंग दैट ग्रोथ ऑफ मोमेंटम इन टैक्स कलेक्शन विल कंटिन्यू। टोटल नंबर ऑफ जीएसटी और 3B ये सब बताएंगे, ठीक है। ये जीएसटी और 3B क्या है, सब फॉर्म वगैरह है सर, जो रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अप टू जनवरी 30, 2022 वाज 1.05 करोड़ जीएसटी 3B रिटर्न फाइल हुआ है। दैट इंक्लूड्स 36 लाख क्वार्टरली रिटर्न्स, द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड। मतलब ये रिसेंट बजट से पहले ये सब चीजें डिस्कस किया गया, रिपोर्ट दिया गया। साथ में ऑन द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड द मंथ ऑफ जनवरी 2022 जीएसटी वाज 24,674 crore, SGST 32,016 crore, IGST 72,030 crore, including 35,181 collected on import of goods। ये सर ये भी बताएंगे आप लोगों को, import of goods में भी GST चार्ज किया जाता है। एंड सेस 9674 करोड़ इंक्लूडिंग 517 करोड़। ऐसे आप लोगों का एक टॉपिक होगा स्पेशली सीएस को एंड सीएमए वाले को पढ़ना पड़ता है, दैट इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक डिस्कशन करेंगे। ऐसे कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स में एक काफी एरिया कवर करता है, तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ऐसे सीए के केस में वो फाइनल लेवल में कस्टम्स को पढ़ लेता है डिटेल्स में। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स इन जनवरी, सब ये सब डेटा आप लोगों को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। सर ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं सर, इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, मेरा और कोई इरादा नहीं है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जीएसटी क्यों इम्पोर्टेंट है और जीएसटी को लेके गवर्नमेंट क्यों सीरियस है हमेशा, ठीक है। जीएसटी को लेके गवर्नमेंट इज ऑलवेज सीरियस, ठीक है। तो वही सीरियस जीएसटी को समझने के लिए हम लोग कहाँ हैं सर? सर सीरियस जीएसटी को समझने के लिए हम लोग है टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, बिकॉज टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसके बेसिस में गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जमा होता है, ठीक है। मतलब किस टाइम पे जीएसटी चार्ज करेंगे, किस प्लेस में जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए सोचा जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट वीक में आपको समझाया था कि 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट सर। मतलब कहाँ पर जाके गवर्नमेंट उस कलेक्शंस को देखेगा, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स में लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें लास्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स था, मुझे अभी भी याद आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वो मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर और हम्पी का एक एग्जांपल था, याद है ना? हाँ, बैंगलोर और हम्पी का एक बस सर्विस कंपनी, हाँ मिस्टर ये वाला, ये registered taxpayers offer passenger transport service from Bangalore to Hampi. The passenger do not have GST registration, obviously, मतलब पैसेंजर को थोड़ी GST रजिस्ट्रेशन होगा। तो what will be the place of supply in this case? तो in this case ऐसे तो place of supply हम्पी हो रहा है, बट क्योंकि पैसेंजर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनका तो रजिस्ट्रेशन है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, बैंगलोर का है, तो बैंगलोर को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द प्लेस फ्रॉम वेयर द डिपर्चर टेक्स प्लेस, उसी को लिया जाएगा, जहां सप्लाई हुआ है उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सेंस काम करेगा सर, ठीक है। जैसे आप लोगों में ये ऊटी का कहानी भी याद है ना सर? हाँ, ये मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस टू मिस्टर अजय ऑफ मुंबई, प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन ऊटी। हाँ, दिल्ली का अनिल सर्विस दे रहा है मुंबई अजय और मुंबई को, जिसका प्रॉपर्टी कहाँ है, तमिलनाडु पे, ऊटी पे, ठीक है। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी जहां पर प्रॉपर्टी है, दैट इज ऊटी, ना कि अनिल और मतलब दिल्ली और मुंबई में जो एक दूसरा है। मतलब ऐसे तो मुंबई सोच में लोगों को लगेगा कि भाई दिल्ली से सप्लाई जा रहा है मुंबई को, बट ऐसे तो सप्लाई हो रहा है ऊटी को,
तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट कुछ एरिया था जो मैं आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू दिया था कि क्या है टाइम, क्या है प्लेस, क्या है वैल्यू। वैल्यू के बारे में भी बताया था। वैल्यू के बारे में मुझे याद है आप लोगों को मैं बताया था कि ये जो वैल्यूएशन होता है ये आज के डेट में अगर जीएसटी वैल्यूएशन देखा जाए तो बिफोर जीएसटी 2017 से आने से पहले किस तरह से कैलकुलेशन होता था और जीएसटी आने के बाद वैल्यू में क्या बदलाव आया, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा नोट शेयर कर लिया ना सबसे? अगर बाई चांस शेयर नहीं किया होगा किसी के साथ तो प्लीज मुझे एक बार याद दिलाइएगा सर, मैं नोट शेयर कर लूंगा। किया था ना नोट्स? ये बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन नोट्स शेयर किया था हम लोगों से या नहीं? सर। हाँ या ना? ना? हाँ, मुझे तो आया हाँ था। आया था, इसका मतलब मैं दिया था सभी को। अगर बाई चांस मिस हो गया तो मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक है? तो ये सब आइडिया हो गया था, तो फिर आज क्या करना है सर? आज आइडिया को थोड़ा और ब्रॉड एरिया में लेके जाना है, ठीक है? काफी डिटेल्स डिस्कशन है सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू पे। तो बेसिकली आज मेरा डिस्कशन रहेगा आपके साथ टाइम ऑफ सप्लाई, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज एंड एज वेल एज रिवर्स चार्ज के बेसिस में बात करेंगे आपसे, ठीक है? ऐसे ये पूरा मतलब टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर मेन जो पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जो मेरा आज का काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, इसमें भी काफ़ी डिस्कशन होगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ठीक है? सो इंटरेस्टिंग एरिया, आई विल डिस्कस इन लैटर पार्ट। टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस, टाइम ऑफ, अच्छा ये हो गया आपका गुड्स का एरिया। फिर बात करना है सर आपसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एज वेल एज वाउचर्स का एरिया एंड रेसिडुअल केसेस। तो ये रेसिडुअल केसेस वाउचर्स में जाने से पहले ना बेसिक फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज समझ लो। मैं लास्ट दिन भी आप लोगों को बताया था फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में फर्क क्या है। सर फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। आज जो सप्लायर है, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज इन द वेरी कॉमन सेंस, ठीक है, आप भी समझते हो, बस थोड़ा सा टर्म्स आप लोगों को नया लग सकता है जो लोग नया नया जीएसटी पढ़ रहे हो। फॉरवर्ड चार्ज क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल आप बंगाल में हो, ठीक है, आप बंगाल में हो मतलब वेस्ट बंगाल में हो, और आप किसी को कोई गुड्स सेल कर रहे हो, मे बी वो बंदा है तमिलनाडु पे, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल से कोई बंदा अगर तमिलनाडु पे, से फॉर एग्जांपल ए ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तो ए ऑफ वेस्ट बंगाल जो बी ऑफ तमिलनाडु पे कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर सप्लायर कौन सर? एकदम कॉमन सेंस है, सप्लायर तो यही है ना? दिस ए इज द सप्लायर, ये तो इसमें तो कोई मतलब एकदम कॉमन सेंस है। तो ये सप्लायर है, तो ये जो सप्लायर ए बी को कर रहा है, ठीक है, ये कौन है? रिसिपिएंट है, ये रिसिपिएंट है। तो फिर इसमें फॉरवर्ड चार्ज है सर, ये फॉरवर्ड चार्ज कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें क्या है, अगर ए बी को 1000 टका का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, सिंपल समझो, ये अगर बी को 1000 टका का प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो 1000 का, मानो कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 12% जीएसटी मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? तो 1000 का 12% कितना हो जाता है सर? 120, ठीक है? अब ये 120, हाँ 120, ठीक है, सही बोला ना, 120 ही होगा ना? हाँ, तो ये 1000 का 12%, 120 रुपीज ए बी से कलेक्ट करेगा। कौन किससे कलेक्ट करेगा? दिस ए मतलब सप्लायर, सप्लायर विल कलेक्ट दिस tax amount, this 120 amount from B and pay to government. सिंपल तरीका है। और ये टैक्स अमाउंट कौन देगा? ऐसे तो तमिलनाडु वाला ही देगा, ठीक है, बी ऑफ तमिलनाडु देगा। अब इसका नाम आप आईजीएसटी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिकॉज हम लोगों ने स्टेट को चेंज कर दिया। बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर ये सब चीजें मैंने डिटेल्स में समझाया, ठीक है? डोंट वरी, जिनका बेसिक्स अभी भी नहीं हुआ है उनको मैं जब बेसिक्स क्लास प्रोवाइड करूंगा ना, आप लोग आराम से बैठे बैठे बेसिक्स को देखना, आपका जो भी मन में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स दिक्कत हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर बाद में लाइव में कराऊंगा तो और क्लैरिटी हो जाएगा। लेकिन इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगा अगर आपका बेसिक्स नहीं है तो सिंपल बात है सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेसिक चर्चा कर भी रहा हूं अभी, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल का ए तमिलनाडु के बी से जो भी सेल किया, जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट के घर में 120 जमा किया।
अभी इसमें कोई बोलेगा सर अगर आईटीसी वगैरह है तो हाँ सर वो सब बात करेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ए ने पहले और भी कुछ अमाउंट जमा किया था, ठीक है, तो वो आईटीसी मिल जाता है, इनपुट क्रेडिट। बट अभी आपको इनपुट क्रेडिट में मैं लेके नहीं जाना चाहता, बात करूंगा आईटीसी का पूरा चैप्टर आएगा, इतना बात होगा आईटीसी पे, मैं पागल करा दूंगा आप लोगों को आईटीसी करा करा के। तो ये सिंपल है, ये फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है। तो फिर रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज क्या हो जाएगा सर, बोलो, रिवर्स चार्ज क्या हो जाएगा? सर जिस पे रिसिपेंट वो देता है, जीएसटी देता है। सर रिवर्स चार्ज के केस में हो सकता है कि ये वेस्ट बंगाल में है, हो सकता है कि ये तमिलनाडु पे है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा सर्विस, कोई ऐसा सर्विस, या फिर आप ऐसे सोचो वेस्ट बंगाल तमिलनाडु से भी बेहतर देखते हैं, से फॉर एग्जांपल ये यूएसए में है, ठीक है, और बी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ए ऑफ यूएसए और बी ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज इन इंडिया एंड यूएसए ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक अलग ही कंटिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये यूएसए एक अलग कंट्री है और ये वेस्ट बंगाल इंडिया का एक स्टेट है। तो ये ए से कोई सर्विस कौन ले रहा है? बी ले रहा है। ए से कोई सर्विस कौन ले रहा है सर? बी। तो ए बेसिकली सर्विस दे रहा है बी को, सप्लायर कौन है? ए ही है, ठीक है। मे बी आर्किटेक्चरल सर्विस या किसी भी तरह का सर्विस दे सकता है, ठीक है, आर्किटेक्ट हो, व्हाटएवर, जो भी ऑनलाइन में पॉसिबल हो रहा है, या फिर कंसल्टेंसी दे रहा है, वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड हो सकता है, एज यू नो, ठीक है। तो ए ऑफ यूएसए अगर कोई सर्विस बी ऑफ वेस्ट बंगाल को प्रोवाइड कर रहा है तो सप्लायर कौन है? सप्लायर तो ए ही है, ठीक है। भले ये इंडिया में बिजनेस करता है और रजिस्टर्ड भी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगा कि भाई आप, हो सकता है कि इनको 1000 का सप्लाई दे रहे हो सकता है कि उसमें 12% जीएसटी है, बट हम सप्लायर से नहीं मांगेंगे, मतलब यूएसए वाले से नहीं मांगेंगे, हम रिसिपेंट से लेंगे। बिकॉज हम नहीं जाएंगे यूएसए में कौन बैठा है, कौन क्या सर्विस दे रहा है, इसको ढूंढने नहीं जाएंगे। हम बी ऑफ वेस्ट बंगाल को ही बोलेंगे भाई डायरेक्टली हमें पे कर दो। तो इसमें क्या हो गया, रिसिपेंट पे कर दिया। ऐसे रिसिपेंट का पे करने का और भी काफी सारा एग्जांपल्स है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे, मैं आपको मतलब लिस्ट बताऊंगा पूरा। एक एक पूरा चैप्टर आता है सर रिवर्स चार्ज के ऊपर, ठीक है, उसमें पूरा रिवर्स चार्ज समझा जाता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग एग्जांपल्स, अलग अलग सिनेरियोस आपको रिवर्स चार्ज को जानने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया सर रिवर्स चार्ज क्यों बोला? जब रिसिपेंट डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, जैसे शिवम ने बोला कि सर रिसिपेंट को पे करना पड़ता है टैक्स टू गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं सर उसको? रिवर्स चार्ज कहते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज की गहराई में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें मतलब है टाइम से, ठीक है, हमें मतलब है टाइम से, तो हम लोग टाइम पे ही बात करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, यही सब में दिमाग खराब करेंगे आपका भी और खुद का भी, ठीक है। सर दिमाग खराब करना पड़ता है क्या? सर अगर दिमाग थोड़ा बहुत खराब नहीं हुआ तो क्या काम का? हाँ, शरीर है, शरीर को थोड़ा सा चोट तो पहुंचना चाहिए ना, तब ना पता चलेगा कि कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, ठीक है। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ चोट नहीं होगा, हाँ, सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा। अरे भाई, दिमाग फटेगा, शरीर में तकलीफ होगा, तो जिंदगी में कुछ हो रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके सर, ये सब बात कोई करता है क्या? तो बात को आगे बढ़ाते हैं सर। ऐसे तो इंट्रोडक्शन पॉइंट मैंने और आज नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको ये सब बेसिक चर्चा कर चुके हैं सर आपके साथ। पॉइंट इन टाइम, व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्सेस, ये सब मैं कर दिया आपके साथ, ठीक है। जैसे आपको मैं बोला था ना, जैसे ई वे बिल के बारे में बात चल रहा था अभी आपके साथ। द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स ऑपरेट प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस, सेक्शन 12 में बात किया, 13 में बात किया, सेक्शन 14 में बात किया। प्रोवाइड्स फॉर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस there is a change in the rate of tax on supply of goods and services, section 12, 13, employee provision of section 31, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। सेक्शन 12 is very important also, relating to issue of tax invoice as a reference point, therefore it will be useful to refer। हम लोग आगे आएंगे सर। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई वे बिल, ये सब एक अलग ही टॉपिक है, मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। टैक्स इनवॉइस के ऊपर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के ऊपर, ई वे बिल के ऊपर, ठीक है, ये सब आगे आपके साथ चर्चा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले ये सब चर्चा कर रहा था ना, सीतारमन जी ने रिपोर्ट किया है, यूएबल जनरेशन बढ़ गया है, उससे क्या फर्क पता चलता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, बस यही तो लॉजिक है और कुछ नहीं। तो ठीक है, बेसिक बातें आपसे मैं चर्चा करता रहूंगा, पहले भी किया।
लेकिन बेसिक बात के बाद एक बहुत वाइटल एरिया में आ गया सर, रेलिवेंट डेफिनेशन। सर फिर से डेफिनेशन, उस दिन आप कंपनी लॉ में भी डेफिनेशन पढ़ा रहे थे। हाँ सर, ये डेफिनेशन बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मैं आपको फटाफट 2-4 डेफिनेशन बता देता हूँ जो हमें इस टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई में काम आएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है सर, एसोसिएटेड इंटरप्राइज। क्या नाम है सर? एसोसिएटेड इंटरप्राइज। ठीक है, सर हैव द सेम मीनिंग जो कि इनकम टैक्स एक्ट में भी बोला गया है 1892A में। Broadly, an associated enterprise in relation to another enterprise means an enterprise which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control of capital of other enterprise। मतलब जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी में, ठीक है, दूसरे कंपनी के बोर्ड्स में, दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग आ जाता है, वोटिंग कंट्रोलिंग आ जाता है। नॉर्मली 20% के आसपास का शेयर होल्डिंग भी आ जाता है सर। ठीक है, 20% शेयर होल्डिंग, तो उसको एसोसिएट कंपनी या एसोसिएट इंटरप्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन काम आता है। क्यों? बिकॉज सप्लाई होता है सर, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में भी सप्लाई होता है, इसीलिए इनका डेफिनेशन यहाँ पर काम आ सकता है। डॉक्यूमेंट क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो डॉक्यूमेंट जो भी है जो जीएसटी के अंदर इधर उधर होता है ना, रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज डिफाइंड इन सेक्शन क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जीएसटी एक्ट नहीं बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हेल्प ले रहा है। ठीक है, बिकॉज डॉक्यूमेंट आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में, ठीक है, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स क्या है उसको बताया। सिंपल है, रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ एनी शॉर्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज टी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है सर, इनवॉइस क्या है? सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, जिसके बिना टैक्स कलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इनवॉइस के आधार पे ही, इनवॉइस के बेसिस पे ही पूरा का पूरा खेल बना रहता है। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखाया था ना इनवॉइस। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मींस द टैक्स इनवॉइस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31, ठीक है, एंड एज वेल एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 66। ठीक है सर, गुड्स क्या है? सर गुड्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो जीएसटी के हर एक चैप्टर में ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जीएसटी, इसका मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर गुड्स क्या है बताता रहता है। ऐसे में पहले चैप्टर्स में भी बताया, एक बार आज फिर से बता देता हूँ गुड्स क्या है। चलो देख लेते हैं ना, गुड्स क्या है। सर गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी, ये हर चैप्टर में बताते हैं। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। सर मनी गुड्स नहीं है? नहीं सर, मनी इज नॉट अ गुड्स। ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम क्या हो जाता है? सर जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है ना, ठीक है, रेंट हो सकता है जिसमें आपका एक्शन हो। ठीक है, मतलब आप उसमें एक्शन लगा के क्लेम कर सकते हो, भाई इसमें मेरा हक है, तो उसको गुड्स के अंदर रखा जाता है, जिसमें एक्शन लगा के क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपका इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, जैसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस नहीं दे पाते, ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है आप अभी पेमेंट कर दीजिए बाद में देते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, तो वो गुड्स के अंदर आ सकता है। इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, रेंट, ठीक है, अगर कोई रेंट दे रहा है तो रेंट पे हक होता है, जिसका रेंट है वो उसको क्लेम कर सकता है वो कि भाई मेरा रेंट नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, गारंटी वगैरह है, ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीमियम भर रहा है, तो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, सर इसके बारे में भी बताया सर मैंने आपको पहले। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है? जैसे मानो कि गुड्स बना नहीं है अभी, वो मतलब खेती हो रहा है उसका। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब समझते हो ना, जो खेती में अभी बन रहा है उसको भी गुड्स के डेफिनेशन के अंदर रखा गया है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? हाँ, ग्रोइंग क्रॉप्स तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। जो लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हो बिजनेस लॉ में या फिर पढ़ोगे, ठीक है, जब बिजनेस लॉ पढ़ोगे नॉर्मली सीए फाउंडेशन, सीए में इंटर, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, ठीक है, सीएस एंट्रेंस में भी पढ़ना पड़ता है सर थोड़ा सा, नहीं सीएस एंट्रेंस में अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट को नहीं रखा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ये ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्या हो गया? ये बेसिकली फ्यूचर गुड्स है, अभी गुड्स बना नहीं है पर बन जाएगा, है ना, अभी बीज बोया जा रहा है, ठीक है, अभी बीज बोया जा रहा है। वो क्या कहते हैं, बोलो बोलो। चावल बोने से पहले उस पर सीड्स लगा के थोड़ा पेड़ बड़ा करते हैं ना, हाँ ठीक है, तो उसको बेसिकली भी ये अभी, ग्रोइंग क्रॉप्स मिले। वेरी गुड सर, ये फ्यूचर गुड्स है ना,
जैसे ये फ्यूचर गुड्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है ना सर, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके बहुत बवाल हो गया, बट है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होता है, ठीक है, कंपनीज के साथ फार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ा बिल वगैरह पास कर लिया, बवाल करके बदमाशी करके बंद करवा दिया। हाँ, सोचा नहीं, जाना नहीं, बस बवाली करना था। हाँ, और कुछ कंट्री हैं, ये कनाडा का पीएम का हालत देखा आप लोगों ने? हाँ, भाग गया सर, थोड़ा प्रोटेस्ट क्या कर दिया, छुप गया। हाँ, और कनाडा वहां से बात कर रहा था इंडिया के बारे में, देखा आप लोगों ने? कनाडा का पीएम किस तरह से भाग रहा है, छुप रहा है, ऐसा पीएम है, डरपोक पीएम, और वो इंडिया के बारे में बात कर, क्या नाम है, क्या जस्टिन ट्रूडो ऐसा कुछ नाम है उसका, ट्रूडो या की कुछ पता नहीं है, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता नहीं मेरे से। तो बेसिकली ये क्रॉप्स है सर, ये भी गुड्स है, ठीक है, जो बन रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इसके बारे में बात किया जाता है, जो फ्यूचर गुड्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है, मतलब अभी गुड्स बना नहीं है, पर बन जाएगा, ठीक है, तो इसको भी गुड्स बोलता है। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बात? Goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass. Yes, grass is also goods. ठीक है, ग्रास का भी बहुत महंगा होता है, वो भी ग्रोइंग क्रॉप की तरह ही बताया जा रहा है। थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before supply or under contract of supply, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई इसका सप्लाई होने वाला है, मतलब जो फ्यूचर गुड्स बनेगा वो भी गुड्स के अंदर आ गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ जीएसटी एक्ट भी इसके बारे में बात करता है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के आपको गुड्स के बारे में बताया गया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा गुड्स के बारे में बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? हाँ सर, आप बोलोगे सर क्या फालतू में गुड्स का मतलब समझा रहे हो? सर फालतू में नहीं, देखो तो सर क्या क्या समझ में निकल के आ रहा है। तो गुड्स का क्या मतलब है? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें एक्सक्लूड क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज। सर ये सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह, ठीक है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह ये सब क्या है? गुड्स नहीं है, ठीक है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज वगैरह को हटा दिया, लेकिन इंक्लूड क्या कर दिया सर? इंक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, थिंग्स फॉर्मिंग ऑफ पार्ट ऑफ लैंड को, ठीक है, सफर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ओके। सर इस टाइम ऑफ सप्लाई को समझने के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सामने आ जा रहा है, जैसे प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द रिकमेंडेड काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल। रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल जो प्रेस्क्राइब करता है। कौन प्रेस्क्राइब करता है? जीएसटी काउंसिल प्रेस्क्राइब करता है। हमारे देश में जीएसटी का डिसीजन कौन लेते हैं? सर जीएसटी काउंसिल लेते हैं। आप लोग जानते हो जीएसटी काउंसिल क्या करता है? हाँ, ये देखो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के साइट में विजिट करो, आपको काफी सारा डिटेल्स मिलेगा, कब गवर्नमेंट किस मैटर पे क्या बात करता है, सारा का सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर का इमेज भी देखने को मिल गया आपको, और साथ में आप चाहो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की मीटिंग में, जैसे जीएसटी काउंसिल मीटिंग, आप इसमें क्लिक करो, 44th मीटिंग जो 12 जून 2021 को हुआ था, उसका एजेंडा क्या है, डिसीजंस क्या है, क्या मिनट्स में डिस्कशन हुआ था। मिनट्स मतलब समझते हो ना, जैसे आप लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ के आए हो सर, क्या होता है मिनट्स? जो मीटिंग में डिस्कस होता है उसको जब एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, दैट इज अ मिनट्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कंपनी लॉ लेक्चर्स, ओके, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ये काउंसिल डिसाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि जीएसटी क्या होगा, नहीं होगा, इसमें कितना रेट लगेगा, उसमें कितना रेट लगेगा, रेट को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर बातचीत चल रहा था। ऐसे गवर्नमेंट काउंसिल सोच रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ ला देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रेडी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुश्किल में पड़ जाएगा अगर जीएसटी अभी आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुविधा है, बट स्टेट्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली बिग स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को उनको काफी सब्सिडी देना पड़ता है सर, कंपेंसेशन देना पड़ता है, उनको लॉस हो जाता है, तो वो लॉस का पैसा कंपेंसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा चाहिए। ये बात भी करूंगा मैं आपसे, डोंट वरी, ये सब बातें करूंगा कि क्यों सेंट्रल को लॉस हो सकता है, कौन सा स्टेट को लॉस हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ये सप्लाई बेस्ड है ना, तो जहां से मूवमेंट होता है ना
उसका लॉस हो जाता है, बिकॉज सप्लायर स्टेट्स को, मतलब जिस डेस्टिनेशन जहां पर हो रहा है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिसके पास डेस्टिनेशन जहां पर जा रहा है उनको उस स्टेट को कलेक्शन हो जाता है, और जहां से मूवमेंट हो रहा है उसका कलेक्शन कम हो जा रहा है। अच्छी बात है नहीं है ना सर? अगर बंगाल से कोई ज्यादा चीजें बाहर जाएगा तो बंगाल को ज्यादा होना चाहिए, बट जीएसटी को मैकेनिज्म को ठीक रखने के लिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड किया गया, जो फ्यूचर में सुविधा करेगा। लेकिन करेंट सिचुएशंस में इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी प्रोडक्शन लेवल में, बिजनेस लेवल में बहुत ही खराब हालत में है, तो उनको समय देना है, उनको समय देना है। लेकिन ये उनको समय देते देते जो बिग स्टेट्स है, जिसका इकोनॉमी काफी अच्छा है, जिसका प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा है, तो फिर उनका क्या होगा? बिकॉज बाकियों से तो वो कम कलेक्ट करेगा, उनको ही ज्यादा से ज्यादा गुड्स दूसरे को देना पड़ता है। जैसे कि तमिलनाडु का बात कर दिया, वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ दी, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द वेरी बिग स्टेट्स, ठीक है, जिसकी जहां से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, उनका गुड्स अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो इसमें मुश्किल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कंपेंसेशन सेस देना पड़ता है। इसके बारे में मैंने बेसिक्स में चर्चा करके रखा, फिर से चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है? सर मैं आपको अभी भी बता के आया, रिवर्स चार्ज में और बात नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन देख लो। ऐसे तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है। सर सर्विस क्या है? गुड्स के बारे में तो आपको मैं बताया अभी, सर्विस क्या है फिर? सर सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, हाँ, अदर देन गुड्स, और गुड्स को छोड़ के और भी क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged। मतलब समझ गए सर? मतलब नॉर्मली मनी तो गुड्स नहीं है, ठीक है, means service means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money। मनी को गुड सर्विस नहीं माना जाता, गुड्स भी नहीं माना जाता, लेकिन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म, मतलब अगर कैश किसी एक मोड में है, डॉलर में है तो उसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, या कैश से आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म, मतलब वो डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करना, रुपी से येन में, युआन में, बहुत सारे करेंसी कन्वर्जन होता है, और डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना टू अनदर फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, और उसके बदले जो सेपरेट कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हो, बेसिकली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वगैरह जो होता है, ठीक है, वो सर्विस है ना। तो मनी रिलेटेड एक्टिविटी हो गया ना, मनी गुड्स भी नहीं है, मनी सर्विस भी नहीं है, लेकिन मनी रिलेटेड एक्टिविटीज क्या हो गया सर? सर्विस हो गया। ओ सर बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो सर्विस क्या हो गया शॉर्ट में? देखो, सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग इंक्लूड activities relating to the use of money or its conversion for a consideration, activities facilitating or arranging transaction in securities, ठीक है, जैसे हम लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिवेंचर का ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर का ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये तो सर्विस मिलता है ना, शेयर डिवेंचर बॉन्ड में जो सर्विस हमें मिलता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से, ब्रोकर के थ्रू से, वो तो सर्विस है। भले ही आप मनी को, सिक्योरिटीज को गुड्स में या सर्विस में जगह ना दो, बट मनी और गुड्स के रिगार्डिंग या फिर इसके एक्टिविटी को रिगार्डिंग जो भी काम होता है, ठीक है, आप मार्केट से शेयर खरीदोगे, डिवेंचर खरीदोगे, बॉन्ड परचेज करोगे, सर्विस मिलता है ना आपको, एक्सचेंज का सर्विस मिलता है, आरबीआई का सर्विस मिलता है, वो सर्विस है। The activities facilitating or arranging transaction in securities is a service. The service means anything. Money goods is not a service. That is also not goods. Money and securities is also not goods as well as not service. Money भी service नहीं है, goods भी नहीं है, service भी, sorry, securities also. Securities वगैरह जो होता है, डिवेंचर, शेयर वगैरह, ये भी गुड्स और सर्विसेज के अंदर नहीं आता, लेकिन इनके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है ये सर्विस के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप एकदम क्लियर कट बोला, सर्विस मींस एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, याद रहेगा। रिसिपेंट कौन है और नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 के अंदर बोला गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। शॉर्ट देख लो, रिसिपेंट कौन है। इफ कंसिडरेशन इज पेएबल, ध्यान से सुनिए, इफ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इफ कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न,
समथिंग इन रिटर्न। आप कोई चीज परचेस करोगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, कोई चीज सेल करोगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा, है ना। ये तो नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बताते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ये भी बताते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इफ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई कंसिडरेशन पे कर रहा है गुड सर्विस पेमेंट करने के लिए, पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन, बेसिकली जिसको बदले में देना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स सेल किया, तो फिर यहाँ पर लायबल टू पे कंसिडरेशन कौन है? अगर ए ने बी को कुछ सेल किया, से फॉर एग्जांपल लैपटॉप सेल किया या फिर मोबाइल सेल किया, तो फिर यहाँ पर लायबल टू पे कंसिडरेशन किसका है? पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा सर। सिंपल है ना, एकदम नॉर्मल वे में सोचो, बड़ा कॉमन सेंस है। बोला ना आपको, जीएसटी लॉ है, एक ही बात को घुमा फिरा के 10 बार बताते हैं, लेकिन सर कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अगर मन लगा के बिजनेस कंडीशन को समझोगे ना तो बहुत आसान है, और अगर मन नहीं लगा के सोचोगे तो ये जीएसटी आपका जान खा सकता है। सर क्यों? बिकॉज लॉ है ना, और जीएसटी है, कलेक्शंस है। कई बार मैं स्टूडेंट को देखता हूँ जीएसटी को लेके परेशान हो जाते हैं, सर ये जीएसटी ना बहुत लंबा है, सर ये जीएसटी ना बहुत सारा बात करता है। अरे सर आप बात को बात क्यों समझते हो? आप रियल लाइफ के साथ जोड़ो ना, आप देखना जीएसटी आपको कभी तंग नहीं करेगा। नहीं, एक्चुअली मैं किसी स्टूडेंट्स में देखा जीएसटी बहुत परेशान करते हैं उनको लगता है कि जीएसटी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द रियल लाइफ और किताबी बात। जो भी आप किताब में पढ़ते हो, नोट्स में पढ़ते हो, क्लास में सुनते हो, आप उसको ना कनेक्ट करो रियल में। एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, एक गुड्स डीलर की तरह सोचो, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह सोचो, तो आपको ना बड़ा सिंपल लगेगा। If consideration is payable for supply of goods and service, person liable to pay consideration is the recipient. If no consideration is payable for supply of goods, अगर कोई consideration payment नहीं हो रहा है, in that case, person to whom goods are delivered, जिसको goods deliver किया गया है, या made available और to whom possession और use of goods is given or made available, मतलब basically जिसको goods basically use करने के लिए दिया गया। हो सकता है कि बदले में कोई consideration नहीं लिया गया हो, but recipient तो वही है। If no consideration is payable for the supply of service, person to whom the service is rendered, जिसको सर्विस दिया गया, हो सकता है कि बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया हो, बट फिर भी रिसिपेंट तो वही है, ठीक है। सिंपल बात है ना सर, भाई जो रिसीव कर रहा है, इसमें इतना बार बार बताने का क्या जरूरत था? यही सोच चल रहा होगा आप लोगों के मन में। तो रिसिपेंट्स इंक्लूड्स, ये बात भी देखिएगा, एन एजेंट। सर कई बार ऐसे होते हैं कि बिजनेस अपनी एजेंसी को दे देता है या किसी को एजेंट बना देते हैं, तो रिसिपेंट इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट। अगर ओरिजिनल रिसिपेंट नहीं, अगर उसके बिहाफ में कोई रिसीव कर लेता है तो वो भी रिसिपेंट है। जैसे मानो कि अगर फ्लिपकार्ट ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था आपने, आप घर पे नहीं हो, तब पड़ोसी को बोल के गए कि भाई मेरा ऑर्डर आने वाला है, रिसीव कर लेना, तो आपका पड़ोसी कौन बन गया? आपका एजेंट। हाँ सर, एजेंट बन गया, तो वो भी रिसिपेंट है, ठीक है। The recipient includes an agent acting on behalf of the recipient in relation to the goods and service supplied. Okay? ये सब बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि रिसिपेंट कौन है और कितना डिटेल्स में बोला है रिसिपेंट के बारे में। तो रिसिपेंट समझ गए तो फिर सप्लायर भी बता दो। हाँ, इसको क्यों छोड़ देंगे? सर सुन लो लॉ क्या कहता है, सुन लो लॉ की बात। सेक्शन 2 सबसेक्शन 105, supplier in relation to any goods and services means the person supplying the said goods and services, and includes an agent acting on behalf of such supplier in relation to the goods and service। मतलब एक ही बात हो गया ना, रिसिपेंट के केस में जैसे जो रिसीव कर रहा है वही रिसिपेंट है और उसका एजेंट भी रिसिपेंट है, सप्लायर के केस में भी जो बंदा गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है वही सप्लायर है, लेकिन अगर उसके बिहाफ में कोई एजेंट भी सप्लाई कर रहा है तो वो भी सप्लायर है। मतलब क्या है ना, लॉ को ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं तो बाद में क्या बोलेगा, मैंने नहीं, मेरे दुकान में जो लड़का था वो कर रहा था। अरे भाई दुकान का लड़का कौन है? तो लॉ उसको क्या नाम दे दिया? एजेंट का नाम दे दिया। ठीक है आप नहीं थे पर आपका एजेंट तो था, मतलब एक ही होता है। नहीं तो बाद में क्या बोला, नहीं एक्चुअली मेरे से गलती नहीं हुआ, मेरे लड़का से गलती हुआ, मतलब जो मेरे दुकान में जो लड़का काम करता है ना उससे गलती हुआ, तो सजा क्या लड़का को मिलना चाहिए। ओनर कौन है भाई? सप्लायर कौन है भाई? उसको देखेगा लॉ। तो इसलिए लॉ को ना ये सब बात लिखना पड़ता है। अगर लॉ ऐसा इस तरह से नहीं लिखेगा ना तो फिर इसका लोग बोलेगा भाई कहाँ लिखा हुआ है कि एजेंट भी रिसिपेंट है, कहाँ लिखा है भाई ये एजेंट भी सप्लायर है?
हाँ, आप समझ रहे हो ना बात। तो इसीलिए लॉ को ऐसे बात करना पड़ता है। अगर वो ऐसे नहीं बताएगा तो उसका गलत इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा। इंसान बड़ा खतरनाक होते हैं सर, जानते हो ना, इंसान बड़ा खतरनाक होते हैं। इनसे खतरनाक प्राणी तो सर इस पूरा यूनिवर्स में नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो सुने थे इंसान भगवान का बना हुआ सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। मैं भी यही सुना था, बट आजकल जो दुनिया देखता हूँ और इंसान का जो इंसानियत जिस तरह से जा रहे हैं और जिस तरह से हम लोग हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए लगे पड़े हैं, इससे मुझे समझ में कभी कभी नहीं आता कि ये हम लोग सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है कि सबसे बेकार क्रिएशन ऑफ गॉड है, क्योंकि हम लोग दुनिया को पूरा मारने के लिए लगे पड़े हैं। ठीक है, मतलब ब्यूटीफुल कितना है मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कभी कभी। इसीलिए देखो ना, लॉयर्स को भी कितना सोच के लॉ बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसका भी गलती पकड़ ले, इसका मिस यूज कर ले, अब क्या बात करें आपको। सर भाउचर बहुत बार ये बात आएगा सर, भाउचर। बिकॉज हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, सर हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और भाउचर इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसे भाउचर क्या है, मैं आप लोगों को लास्ट दिन बताया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 118 भाउचर के बारे में बात करते हैं। ऐसे भाउचर क्या है, अरे सर जो सेल वगैरह करते हैं, सेल भाउचर, परचेज के टाइम पे परचेज भाउचर, है ना, जिसके बेसिस जो बिल भी बोलते हो आप लोग, मीन्स इंस्ट्रूमेंट where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration। अगर किसी ने पार्ट पेमेंट किया तो उसके लिए कंसिडरेशन, पूरा पेमेंट नहीं हुआ तो ठीक है, जितना पेमेंट हुआ उसको उतना बिल दो, बाकी पेमेंट जब होगा तब बाकी बिल दे देना। ऐसे बात करते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली, चाहे पूरा पेमेंट का कंसिडरेशन हो, चाहे पार्ट कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, या फिर बोथ, and where the goods or service or both to be supplied or identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation including the terms and condition of use of such instrument। मतलब बिजनेस का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, भाई इस टर्म्स एंड कंडीशंस में मैंने आपको बेचा, ये सब कहाँ लिखा रहता है, सब भाउचर में लिखा रहता है ना सर। ये सब बात भाउचर में एकदम क्लियर काट करके लिखा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था जो मुझे आपको एक बार बताना था। ठीक है, तो बता दिया। अब क्या करना है सर, अभी आपको डिटेल्स में लेके चलेंगे और क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होगा ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो सर हम लोग यहाँ पर सेक्शन 12 के काफी सारा सेक्शन में बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 12 ऑफ जीएसटी एक्ट का काफी सारा पॉइंट में बात करेंगे, जैसे कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। ठीक है सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in terms of the provision of this section। तो 12 सबसेक्शन 1 बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी पे करने के बारे में बात कर रहा है ऑन गुड्स। किस पे, गुड्स पे। वो कब अराइज होता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई होता है, टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई का अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि कभी इनवॉइस रेज करने के टाइम पे, कभी गुड्स पहुंचने के टाइम पे रेसिपेंट के पास। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक थोड़ा सा बताया था, आज भी और क्लैरिटी से बताऊंगा। तो सेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, the time of supply of goods shall be earlier of the following। time of supply of goods shall be earlier of the following, जैसे कि the date of issue of invoice, जिस दिन डेट इशू इनवॉइस इशू कर रहा है, मतलब बिल बना रहा है, सिंपल बात है, कौन, सप्लायर। और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड, या फिर लास्ट डेट जिस दिन उसको बिल बना लेना चाहिए अंडर सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस। मतलब इस दिन के अंदर कम से कम तो इनवॉइस बना लो भाई। सेक्शन 31 आपको एक लास्ट डेट भी देता है जब गुड्स सेल कर देते हो, उसके एटलीस्ट गुड्स जब आपके गोडाउन से निकल रहा है तब तो इनवॉइस इशू कर लो। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये मैं लास्ट दिन थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बता के रखा था एग्जाम्पल के साथ, उसी को थोड़ा सा यहाँ का लीगल लैंग्वेज में बोल के रखा है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी, इन दोनों में से जो पहले होगा, या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, या फिर द डेट ऑन व्हिच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। मतलब जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिलता है, सप्लायर को ही तो पेमेंट मिलता है ना, रिसिपेंट जो बेसिकली कंसिडरेशन पे करता है ना। तो डेट ऑन व्हिच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, इन दोनों डेट में से जो डेट पहले आता है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। सिंपल है, सिंपल है। क्या सर, समझ में आ रहा है, बोलो ना।
सर 3 हुआ ना, दो कैसे 3 हुआ ना, ऊपर वाले में 2 कंडीशन, नीचे वाला 1। हाँ मतलब ओवरऑल ये 2 कंडीशन मतलब ए के ए अंदर भी 2 हुआ, कंडीशन, हाँ। ए के अंदर 2 हाँ, कंडीशन है, मतलब दोनों ही इनवॉइस कनेक्शन है, ठीक है। हाँ आप सोच मतलब सकते हो इसको तीनों में से जो एक पहले हुआ उस। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो मैं लास्ट दिन भी आपको बताया था, क्वेश्चंस के साथ भी बताया था कि जिस दिन इनवॉइस इशू हो रहा है, जो आपका इनवॉइस इशू करने का एज पर सेक्शन 31 लास्ट रिक्वायर्ड डेट है, और जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो रहा है, इन तीनों डेट के अंदर जो पहले होगा, ठीक है, या फिर आप इस कंडीशन के हिसाब से ए और बी में से जो पहले होगा, ठीक है, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लाया जाता है। तो इस तरह से प्रोवाइडेड दैट व्हेन द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 रुपीस in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। मतलब कई बार ऐसे होते हैं सर कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिसीव कर लेते हैं, कौन, सप्लायर, ठीक है। सपोज आपका 5000 का बिल था, बट किसी कारण से आपको पेमेंट रिसीव जो हुआ है, आपने अभी चेंज नहीं दिया, बट आपका जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो थोड़ा ज्यादा रिसीव हो गया, ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम 1000 एक्स्ट्रा तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो क्या बोला, provided that where the supplier of taxable goods or service goods receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice। tax invoice indicate कर रहा था 5000 का, लेकिन आप 5000 से भी थोड़ा ज्यादा, मैक्सिमम 1000 तक भी आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो वही बात कर ली है, इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस जितना बोला था उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, कितना, अप टू 1000 तक। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 1000 तक का जो है, शैल एट द ऑप्शन ऑफ द सेड सप्लायर, मतलब ये सप्लायर के ऑप्शन में है, विद द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, मतलब वो चाहे तो उसको उस पर्टिकुलर बिल के अंदर अप टू 1000 तक इस डेट में से जो भी अर्लियर डेट है उसको काउंट कर सकता है, उसके ऑप्शंस में है। डोंट वरी, इस रिगार्डिंग में आपको आगे आगे क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा सर, ठीक है। अभी मैं आपको प्रोविजंस बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आगे आगे इस रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि वो मैक्सिमम 1000 तक एडजस्ट कर सकते हैं उस बिल के साथ, लेकिन 1000 से ज्यादा होगा तो उसको न्यू डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या न्यू सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आगे इसका कैलकुलेशंस का आपको सम्स कराऊंगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से आपको for the purpose of clause A and B supply shall be deemed to have been made to the extent of covered by the invoice or as may be, ठीक है, ये सब आपको आगे आगे मैं समझाता हूँ, जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो आगे आगे इसका एनालिसिस देखते हैं, चलो जैसे सेक्शन 31 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सेक्शन 31 क्या बताता है, सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस के बारे में बताते हैं। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस के बारे में बताते हैं। टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर एट द टाइम ऑफ, ठीक है, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या बताते हैं, शैल बिफोर एट द टाइम ऑफ, दो बात, रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन उसका गुड्स अपने गोडाउन से वो निकाल रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट, रिमूवल ऑफ गुड्स, अपनी दुकान से गुड्स को निकाल रहे हैं, सर ऐसे सोचो ना एकदम जैसे रियल में होता है। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स को मूवमेंट करवाना जरूरी है, या फिर पॉइंट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट इन एनी अदर केस, ठीक है। मतलब सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 आपके सामने क्या ऑप्शन रखा, पॉइंट टू बी नोटेड फिर से, ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स shall before at the time of, before at the time of what, before at the time of removal of goods, मतलब goods remove होने से पहले, for supply to the recipient, recipient के पास goods पहुंचने से पहले, where the supply involves, जहां पर goods का movement होना जरूरी है, वो invoice issue कर दे, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट इन एनी अदर केस, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा लेकिन इनवॉइस उसको रेडी करना है। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 इनवॉइस इशू करने के बारे में, टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। सिंपल बात है भाई, गुड्स दुकान से निकालने से पहले इनवॉइस इशू कर लो। ऐसे आप लोग कभी भी गुड्स खरीदने जाते हो तो सामान खरीदने से पहले ही बिल बन जाता है ना, टेल मी। आप लोग मार्केट में प्रोडक्ट या कुछ भी परचेस करने जाते हो, आपके पास नॉर्मल केस में गुड्स हाथ में आने से पहले बिल बन जाता है, यस और नो? यस सर। सर बस यही बात कहा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 इशू ए टैक्स इनवॉइस
टैक्स इनवॉइस इशू करने से क्या होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, क्वांटिटी रहता है, आप कभी भी कोई चीज खरीदो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, द टैक्स चार्ज देयर ऑन एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सिंपल है ना, बड़ा ही सिंपल बात है। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council by notification specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within the such time and in such manner as may be prescribed। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के केस में गवर्नमेंट को लगता है कि इसका इनवॉइस किसी दूसरे टाइम पे भी इशू किया जा सकता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देके बताना पड़ेगा। नॉर्मल केस में जो मैं अभी आपको बताया कि गुड्स डिलीवरी करने से पहले इनवॉइस इशू कर दो भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। बेसिकली ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में भी मैं आपको बात करने वाला हूँ। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ये क्या है ना, कई कई ऐसे होते हैं कि सर कंटिन्यूअस लेवल में ना प्रोडक्ट सप्लाई होता रहता है किसी ना किसी को, मतलब ऐसा नहीं, जैसे मानो कि आप लोग अगर क्या बताऊँ आपको, कंटिन्यूअस सप्लाई जैसे मानो कि केबल कनेक्शन, हाँ इंटरनेट कनेक्शन, इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई होता है ना, क्या रे? यस सर। इंटरनेट सर्विसेज, या फिर आजकल बहुत सारी जगह में ये सिलेंडर वाला गैस आजकल नहीं चलता, पाइपलाइन हो गया है। ऐसे बहुत सारे टाउनशिप हैं, मोस्ट प्रोबेबली न्यू टाउन में भी ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर सिलेंडर नहीं जाता, पाइपलाइन के थ्रू से गैस पहुंचता है। ऐसा हो गया ना सर बहुत जगह में, फ्लैट्स में, हाँ फ्लैट्स में, ठीक है, नॉर्मल हर जगह में नहीं है सर। हाँ बोलो सर। डायरेक्ट चले আসে, हाँ डायरेक्ट आ जाता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पाइपलाइन के थ्रू से, ठीक है। वो एक ऐसे डिजिटल सिस्टम में कुछ नॉब बना हुआ होता है, ठीक है, तो गैस जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, जब तक आप रिन्यू करोगे तभी जाके वो फिर से ओपन होगा और पाइपलाइन ओपन होगा। ऐसा ही होता है ना, मैं कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया बिकॉज मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और नॉट जस्ट मी, इंडिया का 99% एरिया अभी भी कवर नहीं हुआ है। किसी किसी टाउनशिप एरिया में जो न्यूली डेवलप हो रहा है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में, वहाँ ये सब चीजें थोड़ा सा हो रहा है। जैसे आप लोगों का किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा रियल लाइफ में? हाँ सर, मेरे फ्रेंड का है घर। फ्रेंड के घर में है? हाँ, हम दोनों ही तो न्यू बढ़िया। टाउन में रहते हैं ना। देखा है अच्छा सर, पर अच्छा, यूज नहीं किया सर। हाँ बोलो। देखा है पर कभी यूज नहीं किया। देखा है पर यूज नहीं किया। नहीं मैंने बहुत मैंने पहले आ गया, मैं जब 9th में था ना, मेरे एक टीचर मैथ्स पढ़ाते थे, उनके घर में देखा था, बहुत दिन पहले ही आ गया था, मतलब इतना वो नया डिपेंड नहीं। करता है, वो एक्चुअली बेसिकली डिपेंड करता है कि टाउनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। वो हर जगह में तो नहीं होगा, आप चाहने से थोड़ी हो जाएगा, गैस का लाइन जाना पड़ेगा ना आपके घर के सामने से, तभी ना आप ले पाओगे उसको। जैसे वो टेलीफोन लाइन जब आया था स्टार्टिंग में मुझे याद है, जब टेलीफोन लाइन उसको बिछाना पड़ता है, जो नॉर्मल रिसीवर लाइन होता है, तभी जाके आसपास के लोग उसका सर्विस यूज कर सकता है। इट्स लाइक दैट, हो जाएगा। ये अदानी इस पे काफी अच्छा काम कर रहा है, अदानी गैस का जो है वो इसमें काफी अच्छा काम, अदानी टोटल गैस बोल के, उसमें काफी अच्छा काम कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इधर भी आएगा, ऑलरेडी बात चल रहा है। ममता दीदी अदानी से मिला था, तो अदानी से मिला था, बोला था कि भाई कुछ करो भाई बंगाल के लिए। हाँ एक्चुअली बंगाल के बारे में सब डरते हैं, क्या पता आज दीदी हाँ बोल दिया, कल अगर ना बोल दिया तो। इतना अच्छा टाटा आ रहा था, उसको तो भगा दिया। अरे वही एक्चुअली बंगाल में क्या हुआ ना अभी तो फिर भी सीपीएम थोड़ा सा शांत पड़ गया, पैसा है नहीं उसके पास ज्यादा, संगठन टूट गया। नहीं तो सीपीएम का क्या था, मतलब वो खुद सत्ता में रहता है पर फिर भी हर बात में, मतलब मैं जस्ट एक जितना मैंने देखा, ठीक है, सीपीएम के जमाने में खुद तुम पावर में हो, रूलिंग पार्टी हो, फिर भी ऐसा लगता है कि हर बात में वो जंग लड़ने जाता है। भाई तुम पावर में हो, तुम कुछ करो ना, नहीं, वो भी चोलछे ना चोलबेना करता रहता है। अरे भाई तुम पावर में हो, कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, नहीं, चोलछे ना चोलबेना, मतलब इट्स वेरी बैड एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। स्पेशली कॉलेज में, वेस्ट बंगाल का कॉलेज में जो इन्वायरमेंट बन गया है ना, वो भी बहुत खतरनाक। मतलब कॉलेज में बंदा पढ़ने जाता है कि राजनीति के लिए उनको लेके, मतलब जबरदस्ती करते हैं। ये सीपीएम ने चालू किया था, और मतलब करंट गवर्नमेंट तो क्या बताऊं, करंट पॉलिटिकल जो पार्टी है रूलिंग में, और खतरनाक कर दिया। ऐसा कल्चर मत बनाना चाहिए कभी भी, ठीक है। पॉलिटिक्स अपने जगह में है, बट स्टूडेंट को ऐसे जबरदस्ती करना, पार्टी में 10 लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए, क्या कर रहे हैं आप यूथ के साथ? सीखने दो भाई, वो कॉलेज जा रहे हैं सीखने के लिए, पार्टीबाजी करने के लिए। जिसको पॉलिटिक्स में इच्छा होगा वो खुद जाएगा, सबको जबरदस्ती क्यों?
जिसको नाराबाजी करना है वो जाएगा, उसमें कौन मना करता है। पॉलिटिक्स भी एक करियर है, अच्छा पैसा भी है लेकिन ये बहुत खतरनाक कल्चर बन गया, और इसी के कारण क्या है ना, बात बात में नाराबाजी। अब ऐसे नारेबाजी करेगा तो फिर बिजनेसमैन तो डरेगा ना कि नहीं नहीं बंगाल को छोड़ो यार, बंगाल का कल्चर बहुत खराब है, कुछ करोगे अभी झंडा गाड़ के 5 लोग हाजिर हो जाएगा, नहीं पहले हम लोगों को काम देना पड़ेगा। अरे भाई क्या काम है वो तो देख ले, सॉफ्टवेयर कंपनी बनेगा, किस तरह का लोगों को काम दिया जाएगा, नहीं इस सब लेबर को काम देना पड़ेगा। अरे भाई क्या काम होगा वो तो देखने दो, फिर काम देंगे ना, या आपको देंगे या फिर आपके स्टेट को ही किसी को देंगे, लेकिन नहीं पहले नारेबाजी झंडाबाजी उसके बाद कुछ। मुश्किल हो जाता है यही सब चीजें, ना समझ नादान बन जाते हैं हम लोग, और फिर पूरा वर्किंग कल्चर को खराब कर देख के। ठीक है चलो, भगवान करे सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान कुछ नहीं करेगा ना, सब हमें ही करना पड़ेगा, नहीं भरोसा रखना पड़ता है भगवान पे अच्छा, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऐसे होते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या आप किस तरह से बिल बनाएगा, ठीक है, कब इनवॉइस इशू करना चाहिए, जैसे गैस का पाइपलाइन हो जाए या फिर इंटरनेट सर्विस का बात कर ले, उसका बिल कैसे बनाना चाहिए, इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, ये एक वन ऑफ दी पॉइंट है। आगे इसका भी एग्जाम्पल कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छा, not withstanding anything in subsection 1 where the goods being sent or taken or approval for sale or return basis, it's a very interesting area sir। goods कई बार ऐसे होते हैं, आप लोग अकाउंट्स में भी किए होंगे, ठीक है, गुड्स सेंड किया रिटर्न और अप्रूवल बेसिस के थ्रू से, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह करता है। हाँ सर, फ्लिपकार्ट वगैरह करता है कि नहीं करता, आपको गुड्स भेज देते हैं, फिर आप भी तो देखते हो कि भाई इसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो आप पहले उसको यूज मतलब अगर ट्रायल करते हो, पसंद नहीं आता तो फिर वापस कर देते हो, तो इसके केस में इनवॉइस क्या मानेंगे, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। अब बात समझ पा रहे हैं नहीं, जहां पर गुड्स को भेजा जा रहा है सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, ठीक है, या तो सेल होगा या फिर रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। सर बात को समझो, मैं इसका भी एग्जांपल कराऊंगा आगे, ठीक है। Where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed, the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply, या तो सप्लाई से पहले कर दो या फिर 6 months from the date of removal, ठीक है, whichever is earlier। ये होता है, आगे एग्जांपल कराऊंगा, क्लैरिटी हो जाएगा, डोंट वरी सर, ठीक है। तो आगे आगे कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो फिर आप लोगों के मन में जो भी चल रहा है ना, ये आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। एक बात बार बार बताएंगे, सेक्शन 12 मस्ट बी रीड, ये बार बार सेक्शन 12 तो आएगा ही, बिकॉज ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 उसके सबसेक्शन में बना हुआ है, तो सेक्शन 12 मस्ट बी रीड विद सेक्शन 31, ठीक है, जो इनवॉइस इशू करने के बारे में बात किया है, which prescribes in details the date on which tax invoice for a supply of goods must be issued in various situations। तो सेक्शन 12 एंड सेक्शन 31 इन दोनों को हमें क्या करना है सर, पैरेलली लेके चलना पड़ेगा कई सिचुएशंस में, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा सेक्शन 12 और 31 में चौकन्ना रहना है, और क्या। इस पूरा सेक्शन 12 आपको क्या क्या सिखाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ वाउचर दैट कैन बी यूज्ड फॉर पे ऑफ गुड्स एंड रेसिडुअल केसेस। तो आगे आगे ये पूरा चर्चा ही करेंगे आपके साथ, ठीक है। ओके, तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सप्लाई ऑफ गुड्स that are taxable under forward charge is the earlier of the following two dates: date of issue of invoice by the supplier or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31 to the extent the invoice covers the supply of goods, or date of receipt of supply by the supplier to the extent the payment covers the supply of goods। सर ये सब तो अभी पढ़ गया है, हाँ सर चलो अभी जरूरत नहीं है सर फिर से डिटेल्स में और बताने का, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आया कि क्या होता है। तो चलो सर एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्प करेगा आपको, बहुत हेल्प करेगा, इतना देर से जो भी पढ़ रहे हैं आपको काफी इजी लगेगा, अभी इतना देर का मेहनत आपको अभी क्या होगा, रंग लाएगा। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड, क्या एग्रीमेंट किया है सर, 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, कितना रॉ मटेरियल सर, 100 kg। हाउएवर ए लिमिटेड सप्लाइज ओनली 80 kg, मतलब डील हुआ था 100 kg का, पर सप्लाई हुआ रियल में 80 kg का, एंड इश्यूज द इनवॉइस फॉर द सेम। तो सर डील अगर 100 का हुआ था और सप्लाई 80 का हुआ, तो इनवॉइस किसका बनना चाहिए, 100 का कि 80 का,
80 का सर, माल तो उतना ही दे रहा है ना। कॉमन सेंस लगा दीजिएगा, है ना, रॉकेट साइंस तो है नहीं, बात समझ रहे हैं ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कॉमन सेंस में भी आधा बहुत सारा काम आप निपटा सकते हो, ठीक है। तो 100 kg का एग्रीमेंट जरूर बना था, बट रियल सप्लाई तो 80 kg का रॉ मटेरियल का हुआ है, and issues the invoice for the same. So here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is to extent covered by the invoice. Therefore, the provisions related to the time of supply will also be applicable to supply of 80 kg of raw material and not for the entire 100 kg of raw material. भले ही उनके बीच में एग्रीमेंट बना हो, लेकिन रियल सप्लाई जो बना है उसी के ऊपर इनवॉइस रेज करने के लिए आपको लॉ बताते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ में आ रहे 100 और 80 kg का खेल है दादा। यस सर। अच्छा, ये एक केस बताएंगे अभी आपको मैं, द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी, द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, ठीक है। कई बार एडवांस रिसीव कर लेते हैं ना सर, कई बार एडवांस रिसीव कर लेते हैं, तो रिसिप्ट ऑफ रिलीफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखिएगा सर, गुड्स के केस में अगर आप एडवांस रिसीव करते हो तो आपको रिलीफ मिल जाता है, बट सर्विस के केस में अगर एडवांस रिसीव करते हैं ना तो उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। मतलब जीएसटी के दोनों ही केस में देना पड़ता है, बट गुड्स के केस में आप बाद में भी दे सकते हो, बट सप्लाई के केस में जब भी रिसीव करोगे तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या खेल है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वाला खेल देखो एक बार, ध्यान से देखो। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31। So section 12 subsection 2 refers to the last date on which a supplier is required to issue the invoice under section 31. Following are the relevant provision of section 31. जैसे कि as per section 31 subsection 1, the invoice needs to be issued before or at the time of removal of goods. या तो पहले कर दो या फिर जब रिमूव कर रहे हैं तब कर दो। Where supply involves movement, जहां पर सप्लाई का मूवमेंट होता है ना, जहां पर सप्लाई में मूवमेंट्स हो रहा है, और डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। अगर कोई दूसरा केस हो, in case of continuous supply of goods, the invoice should be issued before or at the time of issuance of periodical statement। जैसे कि हर मंथ में जब आपका गैस खत्म हो रहा है, गैस का लाइन का, इंटरनेट का लाइन का, तो जिस टाइम पे आप उसको रिन्यू कर रहे हो उसी टाइम पे फिर से इनवॉइस इशू कर देना, रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट, ठीक है। तो उसको बोला जा रहा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 पे। तो continuous supply of goods is a supply of goods provided or agreed to be provided continuously on a recurring basis, है ना, जो मैं भी आपको बोल रहा था, under a contract, and for which the supplier issues an invoice to the recipient on a regular or periodic basis। तो उसमें क्या होता है ना, हर पीरियड का अलग अलग इनवॉइस इशू होता है। The said term has been discussed in details, जब हम लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट करेंगे ना उसमें और डिटेल्स में बात करेंगे, बट फिलहाल आपको मैं ये रिटर्न बेसिस का एक बात करते हैं, रिटर्न बेसिस का एक बात करते हैं। In case of goods sent or taken on approval for sale or return, invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। ठीक है सर, इसमें एक एग्जांपल देखो, स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का, ध्यान से सुनिएगा सर। स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड enters into a contract for supply of 100 ऑफिस चेयर्स। ध्यान से सुनिए, ये स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा ही क्वेश्चन होता है सर, ये जीएसटी का क्वेश्चन ऐसे ही टेढ़ा होता है, ठीक है, जिसमें आपको रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस पूछ के डेट पूछ लेगा, वैल्यू पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, कभी कब इनवॉइस इशू करना चाहिए था, क्या वैल्यू होना चाहिए था, क्या सप्लाई मतलब प्लेस क्या होना चाहिए था, यही सब सवाल करते हैं। तो उसके लिए आपको रियल केस सामने ला के देता है, जैसे ये भी एक रियल केस है। स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 100 ऑफिस चेयर्स, 15,000 करके, 15,000, ओके, विद जॉय सेल्स। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जॉय सेल्स के साथ, ऑन 21 अगस्त। तो स्पिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जॉय सेल्स के साथ 21 अगस्त को, 100 ऑफिस चेयर्स 15,000 करके, 15,000 पर चेयर। तो कितना हो जाता है सर 15,000 इंटू 100, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। ओके, ये टोटल वैल्यूएशन है। और इसका डील कब बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, 21 अगस्त को। चेयर्स रिमूव हो रहा है फ्रॉम द वेयरहाउस of Spinks Private Limited 5th September along with the invoice of event date।
जॉय सेल्स हैज पेड, जॉय सेल्स जो है, जो स्फिंक्स को पैसा देगा 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन 21 अगस्त, मतलब 15 लाख का 30% कितना होता है? 4.5 लाख। 4,50,000। 4,50,000 इसका पेमेंट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं सर? 21 अगस्त को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट में, रिमूवल डेट से भी पहले 21 अगस्त पहले आता है, 5 सितंबर बाद में, तो 21 अगस्त मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट में ही ये 4.5 लाख पेमेंट कर दिया, मतलब आप ऐसे सोचो कि एडवांस पेमेंट कर दिया है ना। तो जॉय सेल्स हैज पेड 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन 21 अगस्त, और बैलेंस जो 70% है वो पेड किया आफ्टर डिलीवरी ऑफ चेयर्स, और डिलीवरी ऑफ चेयर कब हुआ? 10 सितंबर, 10 सितंबर को। सर एकदम रियल लाइफ है कि नहीं बात? ऐसा वास्तव में होता है जैसा यहाँ पर हुआ है? रियलिटी में ऐसे होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है, एकदम रियल लाइफ है। सिंस द इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, it is issued within the prescribed time limit, and hence the time of supply of payment of tax on entire contract value, that is 15 lakh, is the date of issue of invoice, that is 5th September. ये बेसिकली इशू ऑफ इनवॉइस होना चाहिए। नो जीएसटी विल बी पेबल ऑन एडवांस ऑफ 4.5 लाख रिसीव्ड ऑन 21 अगस्त। ये जो 4.5 लाख का जो एडवांस पेमेंट किया था, इसके ऊपर कोई इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, या फिर कोई जीएसटी उसमें पेमेंट करने का जरूरत नहीं है कि 4.5 लाख पे जीएसटी दो। ये 4.5 लाख का जीएसटी 21 अगस्त में देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 सितंबर में जो फाइनल वैल्यू होगा ना, मतलब 5 सितंबर का जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसमें टोटल 15 लाख दिखा के इनवॉइस इशू कर दो। मतलब आपने पहले जो एडवांस पेमेंट कर दिया था 4.5 लाख का, इसके ऊपर आपको कोई जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल 15 लाख में 5 सितंबर के डेट के हिसाब से पेमेंट कर देना, बिकॉज आपका 5 सितंबर ही है जिस दिन आपका गुड्स रिमूव हुआ था गोडाउन से। यही तो पहले हुआ है, 5th और 10th के पहले कौन हुआ है? 5th पहले हुआ है, तो 5th को करना चाहिए। समझ में आया सर? हाँ सर। बस सिंपल है। ये सबाई बुझते पाच्छे बोलो सर। यस सर। ओके सर, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? बस रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन है सर, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ये टाइम प्लेस और वैल्यू में, ये तो अभी टाइम पे बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस रियल लाइफ सिचुएशंस है और डेट का इशू है। बस आपको डेट दिमाग में रखना है, सेक्शन 12 को ध्यान में रखना है, सेक्शन 31 को दिमाग में रखना है, आपका क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हो। देखो सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज का एक क्या बोलेंगे इसको, मतलब बेसिकली समरी भी बोल सकते हो या फिर फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो। देखो ये बिल है, बिल मतलब क्या? इशू ऑफ इनवॉइस है ना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, दोनों में से कोई भी एक होगा, या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और ये जो बात है इसमें क्या बोला, ये देखो कोई अफ्रीकन बंदा क्या कर रहा है सर? टैली में एंट्री कर रहा है। हाँ सर, टैली या एसएपी आजकल सॉफ्टवेयर है ना सर, एंट्री कर रहा है, एसएपी एंट्री कर रहा है अकाउंट्स में। डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ मजा आ गया भाई, पेमेंट मिल गया, एंट्री करते हैं, ठीक है। तो डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ सर, अभी ये पेमेंट ऑफ मतलब ये करेंटली इररिलेवेंट पॉइंट है, मतलब ऐसे ये पॉइंट को देखा जाता है बट करेंट सिचुएशंस में इस पॉइंट को इररिलेवेंट रखा जाता है, मतलब जिस दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है इसको अभी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए नहीं माना जाता। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए तो सर माना जाता है सिर्फ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को, उसी को पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे और उसी पे बेसिकली जीएसटी चार्ज के बारे में बात करेंगे। और एक डेट भी होता है, डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। करंट इररिलेवेंट है बट अगर गवर्नमेंट को कभी ठीक लगेगा उसको भी ला सकते हैं। तो पॉइंट क्या हो गया, इन तीनों में से जो पॉइंट पहले आता है, ठीक है, इन तीनों में से जो पॉइंट पहले आता है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन 12। तो क्या हो गया, इतना देर से इतना सारा बात किए,
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, date on which the payment is recorded in the books of account to the supplier presently irrelevant for the purpose of payment of tax, ठीक है, बट रिकॉर्डेड का डेट अगर आएगा लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स के पर्पस में इसको भी इरेलीवेंट माना जाता है। सेम टू सेम बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हो रहा है उसको भी करेंटली इरेलीवेंट माना जाता है, बट इन तीनों में से जो सबसे पहले होगा विच एवर इज अर्लियर उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज माना जाएगा एज पर सेक्शन 12। बोलो सर। लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में इसको करेंटली इरेलीवेंट माना जाता है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। सर एडवांस का कोई रोल नहीं है, एडवांस आप दो उसका कोई रोल नहीं। गुड्स के केस में एडवांस का कोई रूल नहीं रखा गया, ठीक है। एडवांस जो भी होगा उसको टोटल बिल करके डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के साथ जोड़ के उसका वैल्यू करेंगे। सर्विस के केस में एडवांस का पॉइंट आएगा, ठीक है। गुड्स के केस में ये जो रिलीफ गुड्स को मिल रहा है ना, ये सर्विस को नहीं मिलता, ये रिलीफ ही तो है कि आपको एडवांस के लिए अलग से बिल बना के जीएसटी उसको करना, ये गुड्स के केस में रिलीफ है। ये भी तो मैं आपको इसीलिए कुछ देर पहले मैं आपको इस पॉइंट को बोला था, ठीक है, ये यहाँ पर था ना। तो the relief of not paying GST at the time of receipt of advance is available only in case of supply of goods and not for supply of service। तो सर्विस में जब बात करेंगे तब आपको मैं फिर से इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जस्ट टेल मी अभी आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सेक्शन 148 का एक सेक्शन आता है स्पेशल प्रोसीडियर of payment of tax in case of goods, GST to be paid at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, ठीक है। इसमें डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 वही जो मैं अभी आपको बोल के आया उसी को लिया जाता है। इफेक्टिवली इन केस ऑफ गुड्स नो जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। बस वो सेक्शन 148 का ही मेनली बात है, मतलब जो इफेक्टिवली करंट जो इफेक्ट है, नो जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके चलो सर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको थोड़ा और इजी लगेगा ये टाइम ऑफ सप्लाई किस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके सर ये मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, तो ध्यान से सुनिएगा, मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। साइट मतलब सर कोई प्रोडक्शन साइट का बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन साइट जानते हो ना, जहाँ पर किसी चीज का प्रोडक्शन वगैरह होता है तो उसको साइट बोलते हैं, है ना, जॉब साइट या फैक्ट्री साइट, है ना, ऐसे। तो मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर्स मतलब सेलर्स, एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। तो ये जो मशीन है उसको किसी साइट में लाया जाएगा, जो मशीन है उसको किसी साइट में, किसी प्रोडक्शन साइट में लाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। असेंबल समझते हो ना, जुगाड़ करके सेट करना, जैसे आपके घर में आप कंप्यूटर असेंबल करते हो वैसा ही। द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर, तो ये मशीन असेंबल करने का जो इवेंट हुआ है, पूरा जो खेल खेला गया है मशीन के असेंबल करने के टाइम पे, कुछ डेट का खेल खेला गया है। 17 सितंबर, ध्यान से सुनिए बात को, 17 सितंबर परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ ₹50,000, 17 सितंबर को परचेस ऑर्डर किया गया, कितना एडवांस दिया सर? 50,000 में, इज रिसीव्ड फॉर मशीन जिसका वैल्यू है 12 लाख का, एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसका एंट्री भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया, इसका एंट्री भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया। समझ में आ रहा है ऐसा? 17 सितंबर का खेल समझ में आया? 12 लाख का मशीन है, 12 लाख का 12 लाख का मशीन है, 50,000 का मशीन, 12 लाख का एडवांस 50,000 का, ठीक है, एंड एंट्री भी ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट 20th अक्टूबर द मशीन इज असेंबल्ड, मशीन को असेंबल किया गया फैक्ट्री साइट पे, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। मतलब जैसे मानो कि आपके घर में कोई बड़ा सा मशीन लाया गया, ठीक है, लाइक कुछ भी, लाइक से फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन ही लाया गया, ठीक है, आपके घर में असेंबल करके देखे गया कंपनी ने, टेस्ट भी किया, आपने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, वो डेट है 20th अक्टूबर। 23rd अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया गया, एंड 4th नवंबर को बैलेंस ऑफ पेमेंट 12 लाख का 50,000 एडवांस दिया था,
बायर ने 11,50,000 का बैलेंस पेमेंट 4 नवंबर को हुआ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, डिटरमाइन करके बताओ टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। 23 अक्टूबर। शिवम का मानना है 23 अक्टूबर। और कौन, हाँ सर, किसको क्या लगता है? 23 अक्टूबर। जिया विल बी 23 अक्टूबर। ओके, बाकी बताओ सर। 23 अक्टूबर। रोशनी इज ऑल्सो 23 अक्टूबर। बाकी बोलो ना सर, बोलो ना, किसी को मार पड़ेगा ना कुछ, बस अपना नॉलेज शेयर करो। 23 अक्टूबर। अभिषेक को भी लगता है 23 अक्टूबर। और भी बताओ ना सर, प्रिया, नंदिनी, प्रियाक्षी, ऋषभ, किसी को और कोई दूसरा डेट लगता है? लाइक 17, 20, 4th, आप लोगों में से किसी को भी लगता है 20 को हो सकता है, या 4th को हो सकता है, या 17 को हो सकता है? अगर लगता है तो बोल सकते हो सर। तो फिर क्या मैं ये मान लूं कि सभी का आंसर 23 अक्टूबर है टाइम ऑफ सप्लाई? चलो सर, आपका चुप ही क्या है, आप लोग चुप हो। जिन लोगों ने बोला ठीक है, जिन्होंने नहीं बोला उनका चुपी है। चुपी मतलब साइलेंट। तो आपका चुपी को मैं भी हाँ मानता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं सर कि क्या डेट होता है ओरिजिनली, ठीक है, कौन सही निकलता है। चलो क्या एनालिसिस है देख लेते हैं एज पर जीएसटी। सर एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, 15/11/2017, ठीक है, 15/11/2017 को नोटिफिकेशन आया था। रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर। सर ये कॉम्पोजिट सप्लायर कौन होते हैं, मैं इसके बारे में आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा, बट इतना अभी जान लो, कॉम्पोजिट सप्लायर वो होते हैं जो बेसिकली जिनका जो रजिस्टर्ड तो होते हैं, आईटीसी वगैरह नहीं मिलता उनको, कॉम्पोजिशन लेवी में होते हैं वो, ठीक है। तो वो उसको कॉम्पोजिट सप्लायर या कॉम्पोजिशन सप्लायर बोला जाता है। जिनका रेट ऑफ टैक्स को भी एक कम करके रखा जाता है, एक सर्टेन अमाउंट क्वार्टरली या साल में एक बार रिटर्न फाइल करना, ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ इसको, मतलब आप ऐसे सोचो दे आर नॉट रेगुलर टाइप, ओके, इनको कॉम्पोजिशन लेवी बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बाद, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स के अंदर इसका डिटेल्स है, कॉम्पोजिशन लेवी का डिटेल्स है, ठीक है। ठीक है, अभी इसको स्किप करते हैं। तो एज पर नोटिफिकेशन 16/2017, रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, that is the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। ध्यान से सुनना सर, हमारे केस में इशू ऑफ इनवॉइस क्या हुआ है 23 अक्टूबर को। हमारे केस में इनवॉइस इशू हुआ है 23 अक्टूबर को, लेकिन सेक्शन 31 कितने दिन के अंदर इनवॉइस इशू करने के लिए आपको बता रहे हैं, व्हिच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31। सर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ 12 लाख इज 20th October, which is the date on which the goods were made available to the recipient as per section 31 subsection 1 clause B, and the invoice should have been issued on this date as per section 12 subsection 2 clause A। सर क्या बात करते हो, 20 तारीख होना चाहिए। सर थोड़ा सा पढ़ो ठीक से, क्यों 20 तारीख हुआ, 23 को क्यों नहीं माना गया? सर कस्टमर के घर में प्रोडक्ट पहुंच सर कोई गया है। टाइम लिमिट बायर है? हाँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 उसमें कोई टाइम लिमिट भी था कि इतना सर टाइम नहीं, तक नहीं दे डिस्पैच देना है? ऐसे इस दिन डिस्पैच हो गया है बायर के पास, और सर वो लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। यस सर, सर रूल्स के मुताबिक ही एक्सेप्टेड हुआ बाय है। बायर, तो और वहां पे लिख रहा है टेस्टेड एट साइट, मतलब फैक्ट्री पे टेस्ट हुआ है, पर एक्सेप्टेड बाय बायर वो डिस्पैच वाला लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। मतलब देखो सिंपल बात है कि बायर ने तो एक्सेप्ट 20 तारीख को ही कर दिया, तो अगर बायर हाँ एक्सेप्ट सर। कर, अब बात को समझो, बायर ने तो एक्सेप्ट 20 तारीख को ही कर दिया, तो फिर 20 तारीख को कर दिया तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई तो 20 तारीख ही हुआ ना, मतलब एटलीस्ट यस ये सर। है ना, मतलब
तो एज पर सेक्शन 31 यही सेक्शन 31 का खेल है कि आपको एटलीस्ट बायर रिसीव करने से पहले बिल बना देना चाहिए लास्ट डेट, या फिर बायर जिस दिन रिसीव कर रहे कम से कम उस डेट को बना दो, लेकिन आपने उसके बाद किया, ठीक है नो इशू, बट हम डेट को क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को क्या मानेंगे, क्योंकि बायर एक्सेप्ट कर लिया। और सेक्शन 31 आपको ऑट टू रिसीव का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 31 का, जो इतना देर से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था सेक्शन 31 को, ये देखो सेक्शन 31 में removal of goods of supply of the recipient where the supply involves movement of the goods or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case। अगर recipient के पास पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, यही दोनों चीज तो यहाँ पर बोला है, removal of goods for the supply to the recipient where the supply involves movement or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case। recipient के पास वो available हो जाता है, तो जिस दिन available हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, to the extent relevant to the time of supply of goods। यही सेक्शन 31 का खेल है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 इनवॉइस इशू करने के बारे में आपके सामने दो चीज रखा है, या तो रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई टू द रिसिपिएंट कर लो, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ, मतलब रिसिपिएंट के पास उसको अवेलेबल कर दो डिलीवरी ऑफ गुड्स को। तो इन दोनों डेट में से मतलब जो भी सिचुएशंस होगा एनी अदर केस के केस में आपको वो डेट मान लेना चाहिए। तो हमारे केस में तो 20 तारीख को अवेलेबल हो गया ना, हमारे केस में 20 अक्टूबर को ही तो अवेलेबल हो गया बायर के पास, बायर ने एक्सेप्ट भी तो कर लिया, तभी तो अवेलेबल का बात कर रहे हैं। तो 20 अक्टूबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ना कि 23 अक्टूबर। समझ में आया सर? हेलो, क्यों हाँ इतना देर से मैं क्यों आपको सेक्शंस में इतना ज्यादा बात कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं तो मैं चाहते तो डायरेक्टली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के क्वेश्चंस में आ सकता था, बट उसमें आपको क्या होता ना, लॉजिक समझ में नहीं आता कि क्यों सेक्शंस में इतना दिमाग लगाना पड़ा, बिकॉज सेक्शंस के अंदर वो क्या है ना, छुपा हुआ था पूरा इस क्वेश्चंस का आंसर। इसीलिए आपको जब भी पढ़ो सर कोई भी लॉ, नॉट जस्ट जीएसटी, सेक्शंस को अच्छे से समझो, प्रोविजंस को अच्छे से समझो, तभी जाके आप उसका ओरिजिनल जवाब, नहीं तो ऐसे तो देखो मे बी ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, है ना, एमसीक्यू में पूछ लेगा, या फिर मैक्सिमम अगर थोड़ा सा लिखना पड़ा प्रोविजंस के साथ तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो लेकिन चाहे 1 हो 2 हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जवाब तो एक सिंपल जवाब है, 20 अक्टूबर शुड बी द राइट डेट, है ना। लेकिन एक सिंपल सा जवाब देने के लिए अगर आप प्रोविजंस को ही समझ नहीं पाते तो आपका जवाब गड़बड़ हो जाएगा सर। बोलो सर, किसी को कोई डाउट? हेलो, ना दादा। और एक क्वेश्चन देखते हैं सर, गैस ही सप्लाइड, पाइपलाइन में गैस सप्लाई हो रहा है, चलो गैस आ गया, मैं सोचा था नहीं, मतलब तब बात कर रहे थे, अभी गैस यहाँ पर आ भी गया, चलो अच्छी बात है। कंटिन्यूअस सप्लाई है सर, समझ में आ रहा ना, गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रिसिपिएंट, द सप्लाई इज टू बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, मंथली पेमेंट्स आर टू बी मेड, और ये भी बोला गया भाई मंथली पेमेंट होगा, ठीक है, पेमेंट मंथली होगा, सप्लाई एनुअल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वही है, बाय द रिसिपिएंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। The details of the payment are made are जुलाई 5th को, अगस्त 5th को, सितंबर 5th को, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन ईच मंथ, हर मंथ में 2 लाख का पेमेंट करेगा, एवरी मंथ पेमेंट होगा 2 लाख का, जुलाई 5 में पेमेंट होगा, अगस्त 5 में पेमेंट होगा, सितंबर 5 में पेमेंट होगा। दे आस्क यू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज अ कंटिन्यूअस सर्विस, दिस इज अ कंटिन्यूअस सर्विस। तो क्या करेंगे, जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को कौन सा डेट को मानेंगे? ट्राई सर ट्राई, बोलो। जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5, 3 डेट आपके सामने अवेलेबल है, किस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस मानेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स? एवरी मंथ हो रहा पेमेंट ऑफ 2 लाख, तो 5 जुलाई को। शिवम का जवाब है जुलाई 5, बाकी whichever is earlier whichever तो is बोलते हैं। earlier,
मतलब जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5 में से जो पहले होगा। ओके चलो देखते हैं क्या जवाब निकलता है इसका। रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग, अगेन कॉम्पोजिशन सप्लायर को मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड करता हूँ, ये रेगुलर में से नहीं होता, इसका थोड़ा अलग रूल होता है, चर्चा होगा। हैज टू पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई गुड्स एंड द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, प्रोविजंस बताया बस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस or the last date of invoice ought to have been issued in terms of section 31 as per section 31 subsection 4, जो बेसिकली section 31 subsection 4 क्या बात करता है, continuous supply of goods के बारे में बात करता है, where successive statements of accounts और successive payments are involved। ठीक है, successive payment statements of accounts और successive payments are involved। The invoice is issued before or at the time of each such statement is issued, or as the case may be, each such payment is received। Therefore, invoice should be issued for 2 lakh each on or before July 5, August 5 and September 5, because payment अगर July 5 में होगा तो उससे पहले हो जाना चाहिए, है ना, when monthly payment of rupees 2 lakhs are received। Thus, assuming that invoice is issued on July 5, August 5 and September 5, and the time of supply for the purpose of payment of tax will be July 5, August 5 and September 5 respectively for the goods valued of 2 lakh each। हर बार 2 लाख का सप्लाई होगा और हर केस में एज्यूम ही हो जाएगा, कर लिया जाएगा जुलाई 5 में पेमेंट हो रहा है तो जुलाई 5 को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, अगस्त 5 में होगा तो अगस्त 5 को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, सितंबर में होगा तो सितंबर में ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। मतलब तीनों डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, 2 लाख ईच हर सप्लाई का वैल्यू। बोलो सर, समझ में कुछ आया? यही है कंटिन्यूअस सर्विस का खेल। ऐसे बड़ा कॉमन सेंस नहीं है सर? आप लोग जब इंटरनेट का बिल पे करते हो जीएसटी देते कि नहीं देते? बोलो ना, मानो कि आप जियो फाइबर का बिल पे करते हो। हाँ बोलो, क्या बोला सर? किया नहीं कभी सर। क्या नहीं? अरे कभी भी कर सकते हो, ठीक है। जियो फाइबर क्यों, नॉट ओनली जियो फाइबर, आपका मोबाइल में भी सपोज आपका एक जस्ट से फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वन ईयर का, ठीक है, ऐसे होते हैं सर, ठीक है, ऐसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मतलब इसको ऐसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर बट पेड मंथली, सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर बट पेड मंथली हो सकता है, ठीक है। तो आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल का है जियो फाइबर का, ठीक है, तो 1 साल का जियो फाइबर का सब्सक्रिप्शन कर लो और उसको आप मंथली पेमेंट करो, ठीक है। तो आप उसमें जो मंथली पेमेंट करोगे तो आपको हर मंथ का बिल में ही आपका जीएसटी चार्ज करेगा। तो जिस दिन के आपका बिल का इशू होगा उसी को, मतलब जिस दिन आपका बिल पेमेंट का डेट होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस सप्लाई है। क्लियर हुआ बात? हाँ सर। सर आप पूछे ना कि तीनों में से कौन सा होगा, वही कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा कोई एक होगा। अरे वो तो जानबूझ के बोला था, तीनों में से कौन होगा जानबूझ के बोला था सर, ताकि आप तीनों में से कोई एक को पकड़ो, लेकिन ये तीनों में से तीनों ही होगा, हर डेट का होगा। सर ये थोड़ा सा गुगली था। अच्छा, ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ये बेसिकली रिवर्स चार्ज में बात करता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है आपको पता है? सिंपल वे में अगर बताया जाए तो रिसिपेंट जो होता है ना सर, जो रिसिपेंट होते हैं उनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है, वो रिवर्स चार्ज का खेल है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम भी कहते हैं सर। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है। और ये रिवर्स चार्ज के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो इसका एक काम करते हैं सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले थोड़ा सा इसका रूल्स भी देख लेंगे ना, अगर रूल्स नहीं देखोगे तो फिर बाद में सोचोगे कि सर कैसे हो गया। The time of supply of goods on which GST is payable on reverse charge basis under subsection 3 and 4 of section 9 of GST Act is determined in terms of 12 subsection 3 clause A, clause B and clause C as follows. The time of supply for such goods will be the earliest of the following date. तो इनके केस में क्या time of supply मानेंगे? The date on which the goods are received, जिस दिन goods receive होगा,
इसमें से जो पहले होगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट्स और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट होगा कि रेसिपिएंट का डेबिट होगा? जो गुड्स रिसीव करता है उसका डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? आप अगर कोई गुड्स रिसीव करते हो, खरीदते हो, तो आपका डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोलो ना। गुड्स का डेबिट होगा सर, डेबिट होगा। डेबिट होगा, है ना? गुड्स Debit क्रेडिट होगा। होगा और अमाउंट क्रेडिट होगा, है ना? तो डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑफ द रिसिपिएंट्स, और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड, रिकॉर्ड होगा या फिर डेबिट होगा। ठीक है, जो पहले होगा उसी डेट को माना जाएगा, या तो रिकॉर्ड डेट को या तो डेबिट डेट को, अब जो अवेलेबल रहेगा। एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice, date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier। बात को समझे सर? सप्लायर जो इनवॉइस इशू किया आपको, ठीक है, और डॉक्यूमेंट बाय सम अदर नेम ऑफ लीव ऑफ इनवॉइस, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट इनवॉइस के नाम पे, जो सप्लायर ने आपको इशू किया, इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इसमें से जो डेट पहले आएगा उसी डेट को आरसीएम के केस में, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो तीन याद रखने हैं सर, तीन डेट है, डेट्स ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन दिस बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, या फिर नहीं, मतलब तीनों ऑप्शन है 1, 2 and 3, date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier। इन तीनों डेटों में से जो पहले होगा उस डेट को माना जाएगा। if it is not possible, अगर कभी भी ऐसा होता है, if it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, अगर इन तीनों पैरामीटर में कोई भी डेट समझ में नहीं आता, then the time of supply will be the date of entry of the goods in the books of accounts of the recipient। अगर इस तीनों डेट मिसिंग है, तीनों डेट समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो क्या माना जाएगा कि रिसिपेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन इसका एंट्री करेगा, एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, आप समझे सर बात को? इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दिस पैरामीटर्स, मतलब रिसिपेंट कब रिसीव किया नहीं पता, रिसिपेंट के बैंक अकाउंट कब डेबिट हुआ नहीं पता, ठीक है, डेट ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर नहीं पता, तो इन दैट केस लास्ट ऑप्शन ये रहे, if it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, then the time of supply will be the date of entry of the goods in the books of account of the recipient of supply। जिसने सप्लाई रिसीव किया उसने जिस दिन को बुक्स में एंट्री किया गुड्स का, वो दिन को माना जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, प्रोविजन बोलो, अभी करेंगे क्वेश्चन तो और क्लैरिटी। यस सर। यहाँ पर एक कैचिंग है पॉइंट, द नोट है, द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, द टैक्स ऑन व्हिच इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ई पेमेंट इज रिकॉर्डेड और मेड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ एडवांस पेमेंट। ठीक है, नॉर्मली वो फॉरवर्ड चार्ज में अवेलेबल होते हैं, लेकिन बात अगर रिवर्स चार्ज की आता है तो जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जीएसटी तभी पे हो जाता है जब वो पेमेंट करते हैं। ई पेमेंट इज रिकॉर्डेड और मेड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स रिसीव के केस में रिसीव करने से पहले वो करता है तो उसको एडवांस पेमेंट माना जाता है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में भी एडवांस को माना जाता है। आप लोगों को पता है ना कि फॉरवर्ड चार्ज में एडवांस को काउंट नहीं करते, रिलीफ मिल जाता है और टोटल में काउंट कर लेते हैं। सिमिलरली फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में भी हो सकता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में एडवांस किसको बोलेंगे? रिवर्स चार्ज में एडवांस बोलेंगे गुड्स रिसीव करने से पहले अगर रिसिपेंट ने पेमेंट कर दिया तो उसको एडवांस पेमेंट बोलेंगे, बस यही बात है। ठीक है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज आर डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम गिवन इन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बट उससे पहले एक इलस्ट्रेशन है उसको भी देख लेते हैं। क्या इलस्ट्रेशन है आई डोंट नो, पढ़ेंगे और आपसे जवाब भी पूछेंगे। आई डोंट नो गूगली होगा कि क्या होगा, पर देखो गूगली भी हो सकता है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो, May 4 सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर ध्यान से सुनिए, एक आरसीएम का क्वेश्चन है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब
रिसिपेंट गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। जिनको अभी ऐसा लग रहा है सर ये आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है, चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर कराऊंगा सर, क्लियर हो जाएगा, या फिर अभी क्लास भी शेयर करूंगा। मैं अभी एक्चुअली स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को क्लासेस शेयर भी करता रहूंगा और फिर बाद में लाइव में भी बताऊंगा। तो क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या हो जाता है सर? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको पहले ही बोल दिया। तो सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब ये जो आरसीएम है ये गवर्नमेंट के घर में रिसिपेंट जमा करेगा। 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस elapsed ऑन जून 3, जून 3 को खत्म हो जाएगा इश्यू ऑफ इनवॉइस डेट से 30 दिन। सप्लायर का जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है उससे 30 डेज का पीरियड खत्म हो जाएगा जून के 3 तारीख को। May 12 क्या है सर? May 12 is the bridge and company receive the goods and May 30 क्या है? Bridge and company makes the payments। अब बताओ सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई फिर से समझाओ क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? मई के 4 तारीख को सप्लायर इनवॉइस इशू किया, किसके नाम पे? ऑब्वियसली रिसिपेंट के नाम पे। बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी। मतलब बेसिकली ये ब्रिज एंड कंपनी जो है ना, ये ब्रिज एंड कंपनी गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। सिंपल बात है, यही गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, गवर्नमेंट है, ठीक है। ये जो बिल इशू किया, वो बिल इशू का जो इनवॉइस इशू किया बेसिकली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उसका टाइम खत्म होता है जून के 3 तारीख को। मई 12 जो है ब्रिज एंड कंपनी ने गुड्स को रिसीव किया, ब्रिज एंड कंपनी ने पेमेंट किया मई के 30 तारीख को। टाइम ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? अभी अभी पढ़ के आए, बोलो सर। बी वाला मई 12। मई 12। और कोई कुछ जवाब? मुझे एक जवाब मिला मई 12 का। क्या और किसी का कोई जवाब मई 12 छोड़ के या फिर मई 12 के साथ एग्री? सर बोलो, गूगली हो गया क्या? अच्छा, क्या प्रोविजंस वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर वो प्रोविजन भूल गए। प्रोविजन भूल गए, ठीक है। अच्छा ये चलो वाला याद दिला देते हैं। देखो सर याद दिला देते हैं। May 12 will be the time of supply being the earliest of the 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date of immediately following 30 days of the issue of invoice, section 12 subsection 3। Here date of invoice is relevant only for calculating 30 days from the date, ठीक है। इनवॉइस का डेट सिर्फ इसी कारण से रेलिवेंट है बिकॉज हमें 30 डेज कैलकुलेट करना था। चलो आपको मैं फिर से प्रोविजंस याद दिलाता हूँ, ये देखो यही तो याद रखना है सर। डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से जो भी होगा इनका, ठीक है, ये डेट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो सप्लायर का जो डेट है वो तो 3 जून का है सर। सप्लायर का जो इश्यू ऑफ इनवॉइस से जो डेट है वो 3 जून का है, ठीक है। ब्रिज एंड कंपनी ने रिसीव किया गुड्स को मई 12 को और ब्रिज एंड कंपनी ने पेमेंट किया मई 30 को। तो अर्लीस्ट कौन सा है सर? यही तो अर्लीस्ट है 12 है ना। तो आंसर इज मई 12। समझ में आया? यस सर। बाकी सबका भी आवाज सर थोड़ा 4 वाला सुनना चाहता हूँ। हाँ बोलो। 4 वाला करते हैं, आएगा। क्या मैं समझा नहीं। इलस्ट्रेशन 4 करते हैं, आएगा नीचे। हाँ हाँ करते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बाकी से भी समझ में आया कि नहीं आया। है दादा। ओके चलो ये भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मई के 4 तारीख को
सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी, ब्रीज से पिलर में आ गए, ठीक है। 30 डेज एलप्स हो रहा है जून के 3 तारीख को, ठीक है। सप्लायर जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो इशू ऑफ इनवॉइस एलप्स हो रहा है जून के 3 तारीख को, 30 डेज खत्म हो रहा है इसका। पिलर एंड कंपनी ने गुड्स को रिसीव किया जून के 12 तारीख को, which were held up in transit, received the goods which were held up in transit, रिसीव किया जून के 12 को। पेमेंट मेड फॉर द गुड्स हुआ सर जुलाई के 3 तारीख को। तो सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया मई के 4 तारीख को। 30 days from the date of issue of invoice elapsed on June 3। जून 12 को पिलर एंड कंपनी ने गुड्स को रिसीव किया, which were held up in transit में था गुड्स, एंड जुलाई के 3 तारीख को पेमेंट मेड फॉर द गुड्स हुआ। किसको अर्लियर डेट मानोगे? तो 4 मई 4 और उसमें 30 दिन और मिला के 4 जून को। 3rd मई, जून। हाँ जून 3। रूल्स को फिर से याद दिलाते हैं सर। डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ वो डेट ले सकते हो, मतलब पेमेंट का डेट, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इनमें से जो पहले होगा, मतलब वही पहला वाला ही। ये 4 मतलब जून 3। नो सर, वही मतलब पहला हाँ वाला सर, ही। जून 4 होगा सर, क्योंकि 30 दिन तो पूरा हो रहा है और फ्रॉम बोला है तो उसके ये कल हाँ। ओके होगा ना। ये जून 3 की जगह जून। जून 4। चलो देखते हैं क्या इसका जवाब देना चाहिए। जून 4, वेरी गुड सर। June 4, 31st day from the date of supplier of invoice will be the time of supply being the earliest of the 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of issue of invoice। ठीक है, तो 30 days खत्म होता है तो जो नेक्स्ट डेट आता है वो मतलब 4 जून को जो है वो डेट उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इनमें से। ठीक है, तो 4 जून, 12 जून एंड जुलाई 3, तीन में से 4 जून से जून 3 इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, इलाप्स हो रहा है मतलब ठीक इस दिन 30 दिन खत्म होता है। ठीक है, मतलब ये सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्स एंड रिवर्स बेसिस 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, 30 डे देन ऑफ, उसके 31st बाद डे वाला। के यस दिन सर, वो तक। इसमें वो फ्रॉम और फोर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है सर। जी 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 एकदम, मतलब फ्रॉम से है कि फॉर है वो देखना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आगे और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 31st जून, सॉरी 31st डे के दिन में इसका बेसिकली 4th जून का डेट जो है इसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, बेसिकली 4th जून जो जून 3 के साथ कनेक्ट करके आप सोच सकते हो। तो ये है आरसीएम का कॉन्सेप्ट। आरसीएम में मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई को क्या माना जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज का एक बार देख लेते हैं समरी। डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, date on which the payment is recorded in the books of accounts of the receipt of the goods, and date on which the payment is debited from the bank account on the recipient of the goods, whichever is earlier। ठीक है, तो इसमें से देखना पड़ता है जो आपको मैं तब से बोले जा रहा हूँ। एंड और एक बात क्या है जो अभी आपको मैं बताया, 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, 31st डे, जैसे कि यहाँ पर 4 जून इसी कारण से हुआ। If it is not possible to determine the time of supply through above parameters, अगर इन ऊपर का कोई भी पॉइंट से आप नहीं कर पाओगे तो फिर कौन सा माना जाएगा? मतलब ना ही आपको ये जो जितना सारा प्रोविजंस है समझ में नहीं आया गवर्नमेंट को। ना तो डेट ऑन विच गुड्स आर रिसिप्ट का समझ आया, ना तो डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट समझ में आया, मतलब जिस दिन बुक्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर किया जा रहा है रिसिपेंट ने। ठीक है, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपेंट, ये भी नहीं समझ में आया। एंड डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, इन तीनों में से अर्लियर होना चाहिए, बट ये कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया। और साथ में ये वाला पॉइंट भी 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ये भी समझ में नहीं आया। तो क्या करेंगे? अगर किसी भी केस का समझ में नहीं आता है या फिर कोई डेटा नहीं मिलता है, if it is not possible to determine the time of supply through above parameters, then time of supply will be, क्या मानेंगे सर? रिसिपेंट जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर रहा है ना, डेट ऑन विच द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। याद रहेगा?
याद Yes, रहेगा sir. ना सर? सर घर में गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? घर में जरूर गो थ्रू कीजिएगा, सोच समझ के गो थ्रू कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में आज मैंने आपको टाइम के बारे में सब कुछ बता दिया, टाइम ऑफ बेसिकली जो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा भाउचर के बारे में, ठीक है? भाउचर ऑफ एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, इसके बारे में चर्चा करना है, और भी एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है सर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, आज और नहीं बात करते इसके बारे में। नोट्स जो है मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग घर में गो थ्रू कर पाओ, ठीक है? बोलो सर। अभिषेक, नील, प्रिया, प्रियाक्षी, रोशनी, ऋषभ। ঋষভ আওয়াজ পাচ্ছিস? ঋষভের একদম সাউন্ড পাই না আমি। ঋষভ একটু রেসপন্স করিস বাবা মাঝে মাঝে। बोलो सर, कोई क्वेश्चंस समझ में आया? है दादा। Yes, ओके sir. सर, ठीक है सर, घर में गो थ्रू करना Yes. इसको, मैं शेयर करूंगा। ওকে প্রিয়াক্ষী, প্রিয়াক্ষী বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নোট শেয়ার করে দেবো, ভালো করে পড়বি, কোশ্চেন্স গুলো গো থ্রু করবি, আর প্রভিশনস গুলোকে একবার মন দিয়ে দেখে নিবি। জিয়াউল ক্লিয়ার है ना बाबू? हाँ सर। ठीक है सर, ओके सर, फिर गुड नाइट फिर। Bye, sir. नहीं दादा। ओके Bye, sir. बाय सर, बाय। স্যার আমাকে